हम सबों ने कई मित्रों को खोया होगा इस बीच में। कई मित्रों को खोने के उपरांत आज हम फिर से ऐवान गालिब में मिल रहे हैं हंस के इस कार्यक्रम में प्रेमचंद जयंती के अवसर पर। ये प्रेमचंद जी की 142वीं जयंती है और राजेंद्र जी ने ये परंपरा या कहें कि ये पूरा का पूरा हिसाब किताब हम लोगों के लिए छोड़ा है कि हम इसे हर साल इसको निभाएं। और जब तक हंस चल रहा है, जब तक रचना जी हैं, हंस में संपादक आज मैं हूँ, कल कोई और होगा, लेकिन ये यात्रा चलती रहेगी, ऐसा मेरा विश्वास है। और हमारा जो भी इसमें सहयोग मिल सकता है वो मिलता रहेगा। सबसे पहले मैं संजीव कुमार जी को आमंत्रित करूंगा, चूँकि हंस का एक बड़ा महत्वपूर्ण विशेषांक आया है और ये उसका पहला भाग है, अगला भाग अगले महीने आएगा। तो मैं 1 मिनट का समय आप लोगों का लूँगा और संजीव कुमार जी को आमंत्रित कर रहा हूँ जो इसके अतिथि संपादक हैं कि आप आएँ और इसको प्रस्तुत करें। इसको कैसे प्रस्तुत किया जाता है? इसको फाड़ा जाता है और अच्छा, ठीक। अपने हाथ से अपनी चीज का लोकार्पण आज तक देखा था आप लोगों ने? तो पहली बार ये भी देख लीजिए। हालांकि आपने बाहरी अंक देख लिया है और मेरा ख्याल है कि ये इसकी विषय सूची आपको दिलचस्प लगी होगी। आज के वक्ता बहुत महत्वपूर्ण हैं, हम सब लोगों को अभी उन पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं चाहूँगा कि मंच पर सारे जो हमारे आज के प्रमुख वक्ता हैं वो आएँ। नीरा चंदोक जी, प्रशांत भूषण जी, तारेगामी साहब, अभय कुमार दुबे जी और राम बहादुर जी शायद अभी नहीं आए हैं, जैसे ही आते हैं तो उनको भी हम लोग यहाँ बुलाएंगे। और आशुतोष भारद्वाज जी जो आज के संचालक हैं, आप भी अपना स्थान ग्रहण करें। आशुतोष जी, मित्रों, इस बार का विषय जब सोच रहे थे हम लोग, रचना जी, मैं, फिर इसमें प्रियदर्शन जी, संजीव जी, अभय जी, सबका साथ मिला और सबसे बातचीत करके फिर इस कार्यक्रम की रूपरेखा बनी। जब मैं राम बहादुर जी के पास गया तो उन्होंने मुझसे एक सवाल पूछा था कि संविधान की क्या आवश्यकता है, क्या अर्थ है। तो मैंने कहा संविधान का अर्थ जो मुझे समझ में आता है अपनी छोटी सी बुद्धि से, वो यही है कि किसी भी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों या अल्पसंख्यक समूह के मौलिक अधिकारों की सुरक्षा करने का, उसको गारंटी देने का ये दायित्व है संविधान का। और किससे? तो मैंने कहा था भीड़ से, लोकतंत्र से। लोकतंत्र से एक आदमी की रक्षा करने का दायित्व है संविधान का। और अगर ये वो नहीं कर पाता है तो वो कहीं ना कहीं फेल कर रहा है। उस फेलियर को अगर हम ऐसे कहें कि संविधान की जो बातें थी उसका डायल्यूशन 1951 से ही शुरू हो गया था, जब पहली बार उसमें अमेंडमेंट हुआ और मौलिक अधिकारों में कटौती की गई। हालांकि उसकी कितनी आवश्यकता थी वो अलग बात है, और उसकी आवश्यकता थी और उसमें बहुत सारी चीज़ों को सुधारने के, लेकिन वो उसका तरीका जो है वो बहुत सही नहीं था। नतीजा ये हुआ कि सारे अधिकार धीरे धीरे नौकरशाही के हाथ में चले गए और जिसको जैसे चाहे वो नचाने के लिए तैयार थे, खासकर अपने राजनीतिक आकाओं के इशारे पर। वो वफादार लोग थे,
और नौकरशाही वफादार होती है, और उसने अपनी वफादारी हर सत्ता के साथ में निभाई, आज भी निभा रहे हैं, और हम देख रहे हैं कि उसका नतीजा क्या हो रहा है। हम देख रहे हैं कि छोटी छोटी बातों पर लोगों को, किसी को 295A में बुक कर दिया जाएगा, किसी को सिडिशन में पहले बुक कर दिया जा रहा था। 13-14 हज़ार लोग जो है वो 2012 से लेकर के अब तक सिडिशन के केसेस में बुक्ड हैं। तो ये हो क्या रहा है? ये लग रहा है कि हम एक काफ्काइस हम दुनिया में जी रहे हैं, जहाँ शायद आँख मसलते हुए उठेंगे तो देखेंगे कि अरे वो एक दुस्वप्न था, वो खत्म हो गया। लेकिन ऐसा दिखता नहीं है, ऐसा लग नहीं रहा है कि ऐसा होगा, क्योंकि बहुत तरह का जाल फैलाया जा चुका है। राष्ट्रवाद लोगों की नसों में अचानक उबल रहा है ना। तो ये सारी चीज़ें हम देख रहे हैं, हम एक दुस्वप्न से गुजर रहे हैं। एक दिन ये भी खत्म होगा, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा, लेकिन तब तक शायद बहुत देर हो चुकी होगी, बहुत बड़ी कीमत हम चुका चुके होंगे। ये सारे खतरे हैं, और इन सब के बीच में हमें लगा कि ये पैनल जो है, इसमें बहुत सारी शंकाओं को, बहुत सारे प्रश्नों का उत्तर देने में सक्षम होगा। शायद हमें कुछ विश्वास जगा पाने में भी समर्थ होगा। इसलिए अब मैं ज़्यादा देर नहीं करूँगा। मैं आप लोगों के बीच में दीवार नहीं बनना चाहता हूँ। मैं आशुतोष जी से आग्रह करूँगा कि आप संभालें, और मैं नीचे ही बैठूँगा, कारण मैंने आपको बताया था। जी, बहुत बहुत धन्यवाद, और आप सबों से फिर मुलाकात होगी। अब ये प्रक्रिया चलती रहेगी, ऐसी उम्मीद है। धन्यवाद। धन्यवाद संजय जी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं एक दिन यहाँ होऊंगा। मैं अपने आरंभिक दिनों में जब बहुत कच्ची रचनाएं लेकर हंस के दफ्तर जाया करता था, तो बाहर बैठ जाता था, और वीणा जी कहती थी, अगर वीणा जी यहाँ होंगी तो उनको याद होगा, हैं तो सही यहाँ कहीं, कि अंदर चले जाइए। तो मुझे संकोच होता था कि यादव जी के सामने वहाँ कैसे जाऊँगा, इतने लोग बैठे हुए हैं। आज कहीं भी होंगे, देख रहे होंगे अपने काले चश्मे के पीछे से। आज का जो विषय है वो इस पत्रिका के पूर्व संपादक राजेंद्र यादव का एक प्रमुख सरोकार था, संविधान सम्मत। संविधान सम्मत का क्या अर्थ है, इससे पहले हम ये समझें कि संविधान क्या है। देखिए, संविधान किसी भी देश का, किसी भी राज्य व्यवस्था का सर्वोच्च कानून है। इस व्यवस्था, इस देश के सभी नियम, उपनियम, संहिताएं, उपसंहिताएं इस संविधान से अपनी वैधानिकता, अपनी शक्ति, अपनी प्राण ऊर्जा ग्रहण करते हैं। जो चीज, जो नियम, जो कानून, जो उपनियम इस संविधान के अनुकूल नहीं है, वो संविधान सम्मत नहीं है, वो गैरकानूनी है, असंवैधानिक है। इसीलिए किसी भी संविधान का स्वरूप उस व्यवस्था की संरचना, उस देश की संरचना को निर्धारित करता है, नागरिकों के अधिकार तय करता है, साथ साथ सबसे महत्वपूर्ण सत्ता को नियंत्रित करता है। लेकिन संविधान कोई जड़ किताब नहीं है, मैं इस पर थोड़ा बोलना चाहूँगा। और चूंकि जड़ नहीं है ये दस्तावेज, इसलिए संविधान सम्मत होने का अर्थ भी कोई एक निर्धारित अर्थ नहीं है। मतलब हम यहाँ कोई पोटली नहीं रख सकते कि ये है संविधान सम्मत। कैसे? मैं एक उदाहरण से समझाऊंगा आपको। यहाँ हमारा अनुच्छेद 21 है, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। अगर आप उसके सिर्फ वाक्य को पढ़ेंगे, बड़ा सादा सा वाक्य है कि मनुष्य को उसके जीवन और निजी स्वतंत्रता का अधिकार है, जिसका अपने आप में हो सकता है कोई बड़ा अर्थ न लगता हो। लेकिन आप गौर करें, हमारे न्यायाधीशों ने लगातार एक के बाद एक इस अनुच्छेद की इतनी विराट, इतनी महान, इतनी रचनात्मक व्याख्या की कि तमाम अधिकार जो हमारे अपने थे, जिनके बारे में हमें मालूम भी नहीं था, इस अनुच्छेद के तहत आ गए। पर्यावरण का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, स्वास्थ्य का अधिकार, यहां तक कि जो बुलडोजर चलाए जा रहे थे उसके खिलाफ भी हम सिर्फ इस अनुच्छेद 21 के तहत जाकर हम सुप्रीम कोर्ट में जा सकते थे।
तो संविधान सम्मत होने के इस अर्थ को हमारे न्यायाधीशों ने, हमारी न्यायालयों ने पिछले कई दशकों में उसको विस्तृत किया और इस तरह से हमारी संवैधानिकता को, हमारी संवैधानिक रचनात्मकता को एक नया मूल्य दिया। इसलिए अक्सर कहा जाता है कि अगर संविधान बाकी न भी होता, तमाम अनुच्छेद सिर्फ 14 जो कि राइट टू इक्वालिटी है, समानता का अधिकार, और 21 होता, शायद सिर्फ उससे हमारे न्यायाधीश, हमारे बुद्धिजीवी पूरे संविधान की, पूरे देश की, पूरे राष्ट्र की कल्पना कर सकते थे। यह संविधान सम्मत होने का अर्थ है। लेकिन आप ये भी देखें, पिछले एक दशक से जिस तरह से संविधान की नई व्याख्याएं हुई हैं, संविधान की सम्मति का अर्थ सिकुड़ता गया है। मैं बहुत ताज़ा उदाहरण देता हूं आपको। अभी कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आया है, प्रशांत जी शायद बेहतर बता पाएंगे, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट पर। अगर आप उसकी सिर्फ उस बेयर एक्ट को पढ़ेंगे, उस लॉ को, हमारी बहुत सारी न्यायपीठें ऐसी हो सकती थीं पिछले दशकों में जो उस कानून को संविधान सम्मत नहीं मानती, लेकिन आज वो संविधान सम्मत है। तो जो मैं कह रहा था, संविधान सम्मत होना कोई एक जड़ चीज नहीं है, ये परिवर्तित होती रहती है। हमारी संवैधानिकता आज कहाँ खड़ी है, हम उस सम्मति के किस छोर पर आज खड़े हैं, इस पर हम यह चर्चा करेंगे। कई सारे लोग हैं और सबसे पहले हैं, मैं बुलाऊंगा यहाँ नीरा चंदोक जी को, जिन्होंने कई वर्षों तक दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ाया है। हमारी प्रख्यात राजनीति शास्त्री हैं, जिन्होंने धर्मनिरपेक्षता, क्रांतिगामी हिंसा और तमाम विषयों पर विचार किया है, लिखा है। तो नीरा जी, सबसे पहले आपका स्वागत। मैं बोल सकती हूँ, बट देयर सो मेनी well established experts in speaking Hindi that I am a little intimidated. So let me stick to English, which perhaps is my language of writing and reading. What is so special about our Constitution? थोड़ा सा हमें इतिहास की तरफ देखना पड़ेगा, ये जानने के लिए, ये पहचानने के लिए कि हमारा संविधान हमारे को इतना प्रिय क्यों है, क्योंकि ये हमारा अपना संविधान है। जो आधुनिक कॉन्स्टिट्यूशंस तो सदियों से चलती आ रही हैं। ग्रीक सिविलाइजेशन हैड अ कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे अपने महाभारत में शांति पर्व है, विच इज़ अ काइंड ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन, जहाँ पर भीष्म पितामह युधिष्ठिर को समझाते हैं कि राजधर्म क्या है। और युधिष्ठिर परेशान एज यूजुअल, वो कह रहे थे मैंने क्यों लड़ी लड़ाई महाभारत की, 13 दिन में एब्सोल्यूट जेनरेशंस डाइड। और बड़ी परेशान होकर के वो जाते हैं भीष्म पितामह के सामने और कहने लगे मुझे अब समझाइए कि राजा का कर्तव्य क्या है। और भीष्म पितामह ने कहा राजा का कर्तव्य है ही मस्ट मेक एवरीबडी फ्लरिश, प्रोवाइड द कंडीशंस ऑफ वेल बीइंग। दूसरा कर्तव्य है अहिंसा। ये संविधान बना है कि हम लोग एक दूसरे की तरफ अहिंसा नहीं जाहिर करेंगे। द बिग फिश विल नॉट ईट द स्मॉल फिश। और जो राजा अपनी प्रजा के अगेंस्ट हिंसा करता है, उस राज्य में को श्राप मिलता है। दिस इज इन द शांति पर्व, बुक 12 ऑफ द महाभारत, आप लोग पढ़ सकते हैं। दिस इज राजधर्म। तो सदियों से कॉन्स्टिट्यूशंस चले आ रहे हैं। ग्रीक्स हैड अ कॉन्स्टिट्यूशन, रोमन्स हैड अ कॉन्स्टिट्यूशन, बट आधुनिक कॉन्स्टिट्यूशंस के दो पहलू हैं जो मैं आपको जिनसे मैं पहचान करना चाहूँगी। फर्स्ट ऑफ ऑल, आधुनिक कॉन्स्टिट्यूशन यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से, फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से शुरू हुई। सेंट्रल टू द कॉन्स्टिट्यूशन इज द बिल ऑफ राइट्स, हमारे बुनियादी हकों का एक बिल्कुल चैप्टर है जो कॉन्स्टिट्यूशन को डिफाइन करता है। द बिल ऑफ राइट्स गिव्स अस स्टेटस। 15 अगस्त 1947 में हम आज़ाद हुए और 26 जनवरी 1950 में हम नागरिक बने। और नागरिकों का हक होता है कि सरकार का कोई मतलब नहीं है उनकी वेलबींग को वायोलेट करने का, जब तक दे कैन नॉट प्रूव गिल्ट। It used to be a precept of justice that a man is proved
इज इनोसेंट टिल ही इज प्रूव्ड गिल्टी। आजकल क्या भाषा चल रही है, बेल या जेल, ये तो बाद में आती है। पहली भाषा तो है यू आर प्रिज्यूम्ड इनोसेंट टिल यू आर गिल्टी, टिल यू आर प्रूव्ड गिल्टी। ये सबसे पहले बिल ऑफ राइट्स, राइट ऑफ लाइफ एंड लिबर्टी का पहला असूल है आधुनिक कॉन्स्टिट्यूशंस का। दूसरा असूल है आधुनिक कॉन्स्टिट्यूशंस का कि चाहे हमारा लोकतंत्र हो, ये जो व्यक्ति है, जो नागरिक है, ही और शी इज वेरी वल्नरेबल टू स्टेट पावर। ऑल स्टेट्स, ऑल गवर्नमेंट्स हैव एन अर्ज टू पावर, टू अक्यूमुलेट पावर। सत्ता की उनमें भूख होती है और सत्ता से प्रोटेक्ट करने के लिए हमारे पास इंस्टीट्यूशंस बनाई गई लिबरल कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म ने। लिबरल फिलोसोफर्स अगर दो चीज़ों से डरते थे, पहला था मेजॉरिटीज़, क्योंकि मेजॉरिटीज सत्ता और डेमोक्रेसी को रूइन कर सकती हैं। दे कैन रन रफशॉर्ड ओवर माइनॉरिटीज। दूसरा वो जिस चीज से डरते थे, डीमोगोगरी। जो राजा, जो लीडर बहुत बोलने में अच्छा होता है, दे कैन स्वीप मल्टीट्यूड्स। वोल्टेयर ने कहा था, द फिलोसोफर, उन्होंने कहा था कि इफ दे कैन मेक यू बिलीव अनट्रूथ्स, दे कैन मेक यू कमिट मर्डर। और ये डीमोगॉग क्या पावर होता है। हिटलर वॉज अ डीमोगॉग, बहुत अच्छे स्पीकर नहीं थे, बट ही वॉज अ डीमोगॉग। और लिबरल कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म हमेशा इन दो चीज़ों पर डरता है, मेजॉरिटीज एंड डीमोगॉगरी। इसलिए इंस्टीट्यूशंस बनाई गई बिटवीन द सिटीजन एंड द गवर्नमेंट। फर्स्ट इंस्टीट्यूशन बिल ऑफ राइट्स, सेकेंड इंस्टीट्यूशन रूल ऑफ लॉ। कि आपकी विल पर सरकार नहीं चलेगी, लॉ के अनुसार, प्रोसीजर ऑफ लॉ के अनुसार ये शासन चलेगा। यू कैन नॉट गेट अप इन द मॉर्निंग, इसको अरेस्ट कर दो, उसको अरेस्ट कर दो, उनके जेल में डाल दो, उनको जेल में डाल दो। जब तक वो उसकी गिल्ट नहीं साबित होता, आप किसी को इम्प्रिजन नहीं कर सकते, आप किसी की जान नहीं ले सकते। द थर्ड प्रिंसिपल ऑफ इंस्टीट्यूशंस इज अ फ्री एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी। A fourth is an independent media. मीडिया सिविल सोसाइटी का भाग है, मीडिया स्टेट की पब्लिक रिलेशंस एक्सरसाइज नहीं है। एंड द फिफ्थ प्रिंसिपल ऑफ इंस्टीट्यूशंस इज एन इंडिपेंडेंट सिविल सोसाइटी। ये सिटीजन को प्रोटेक्ट करते हैं अगेंस्ट द अनट्रैमल्ड पावर ऑफ द स्टेट। अब हिंदुस्तान में जो हमने संविधान अपनाया 26 जनवरी 1950 में क्या खासियत, दो खासियत मैं आपको परिचित करना चाहूँगी। पहले ये खासियत थी कि ये संविधान हमने लिखा था। मैंने ज़िंदगी भर पॉलिटिकल साइंस पढ़ाया है दिल्ली यूनिवर्सिटी में, और सबसे पहले कहते थे हमारा संविधान किस पे आधारित है, और 99% स्टूडेंट्स कहते थे 1935 एक्ट पे। दैट इज नॉट ट्रू। सबसे पहला बिल ऑफ राइट्स 1895 में पब्लिक डोमेन में आया, और किसी को ये नहीं पता था वो बिल ऑफ राइट्स किसने लिखा है। एनी बेसेंट ने कहा था ये बिल ऑफ राइट्स लोकमान्य तिलक ने लिखा है, पर किसी को अभी तक मालूम नहीं हुआ। सेंट्रल टू दैट बिल ऑफ राइट्स 1895, राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी। The second Bill of Rights, 1924 में 24 very distinguished Indians signed a bill of self-government, sent it to the British Parliament, Labour government power में थी तब ब्रिटेन में, और central to that was a Bill of Rights, right of life and liberty. Civil liberties हमारी बुनियाद है हमारी डेमोक्रेसी का। जो सरकार सिविल लिबर्टीज का उल्लंघन करती है, वो सरकार डेमोक्रेटिक कहने के काबिल नहीं है, बुलाने के काबिल नहीं है। हम लोग समझते थे पहले सिविल लिबर्टीज आएंगे, फिर सोशल राइट्स आएंगे, सोशल राइट्स आ गए यूपीए के टाइम पर, अब हमको फिर से सिविल लिबर्टीज के लिए लड़ना पड़ रहा है। थर्ड डॉक्यूमेंट दैट प्रोक्लेम्ड अ बिल ऑफ राइट्स वाज 1928 मोतीलाल नेहरू कॉन्स्टिट्यूशन। साइमन कमीशन आया था और हिंदुस्तानी इंडियंस वर अप इन आर्म्स, और लॉर्ड जो बर्कनहेड थे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, उन्होंने मोतीलाल नेहरू से कहा आप दिखाइए हमें संविधान बिदा करके जहाँ पर हिंदू और मुसलमान इकट्ठे जी सके। और उन्होंने ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बनाई 1928 मोतीलाल नेहरू कॉन्स्टिट्यूशनल ड्राफ्ट, जिसमें 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज बोथ फॉर मेन एंड फॉर वीमेन। उस टाइम पर सिलोन श्रीलंका ने भी अपनी कॉन्स्टिट्यूशन बनाई थी, उसमें कहा गया था कि महिलाओं को सिर्फ 30 साल के बाद अधिकार मिलेगा वोट करने का।
मोतीलाल नेहरू ने कहा सबको अधिकार है और ये निर्भर नहीं है कि दे आर लिटरेट और दे आर नॉट लिटरेट, डजंट मैटर इफ दे आर एजुकेटेड, वो पॉलिटिकल एक्सपीरियंस के साथ लोग एजुकेटेड हो जाएंगे। सेकेंड इंपॉर्टेंट इशू, उन्होंने सिविल लिबर्टीज दी, पॉलिटिकल राइट्स दिए, दे ऑल्सो गेव अस सोशल राइट्स, द राइट टू एम्प्लॉयमेंट, द राइट टू एजुकेशन, द राइट टू अ लिविंग वेज। हाँ, उन्होंने राइट टू प्रॉपर्टी जरूर रखा और जवाहरलाल नेहरू बहुत नाराज हुए। और ग्रैनविल ऑस्टिन जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर काम करा है, उन्होंने कहा है जो हमारी आधुनिक कॉन्स्टिट्यूशन है वो 60% 1928 मोतीलाल ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन पे आधारित है। 1931 कराची बिल ऑफ राइट्स एंड 1945 सप्रू कमीशन रिपोर्ट, ये हमारी कॉन्स्टिट्यूशन के बुनियाद थी। दूसरा, इंडियन द नेशनल मूवमेंट और कांग्रेस वॉज द मेन स्ट्रीम नेशनल मूवमेंट, उन्होंने कहा कि हम संविधान खुद अपने आप लिखेंगे। दूसरा उदाहरण हिस्ट्री में है साउथ अफ्रीका का, वाकई कॉलोनियल पावर कॉन्स्टिट्यूशन लिखता था, जो भी कॉलोनीज को वो एडमिनिस्टर करता था। और ये डिमांड 1934 से ऑन हुई। कैबिनेट मिशन ने प्लान ने सिर्फ 1946 में एक्सेप्ट करा, यस इंडियंस विल हैव देयर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बट नॉट ऑन यूनिवर्सल फ्रेंचाइज, ये प्रोविंशियल असेंबलीज इलेक्ट करेंगी अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को। जवाहरलाल नेहरू वाज नॉट एट ऑल हैप्पी अबाउट इट, क्योंकि उनका था कि सब इंडियंस वोट करेंगे। उन्होंने कहा बहुत टाइम लगेगा टू प्रिपेयर अ वोटर्स बिल। तो ये जो हमने खुद अपनी कॉन्स्टिट्यूशन लिखी है और हमने खुद इस कॉन्स्टिट्यूशन को वी हैव अडॉप्टेड इट, दैट इज द स्पेशलिटी ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन। दूसरी बात है, गवर्नमेंट्स तो कॉन्स्टिट्यूशन का उल्लंघन करेंगी। 75 में इमरजेंसी हुई, अब उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन अमेंडेड 100 टाइम्स, बट डजेंट मैटर, कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होती तो क्या होता। हमें ये भी नहीं पता होता कि डेमोक्रेसी का उल्लंघन हो रहा है, डेमोक्रेसी का वायलेशन हो रहा है, पीपल आर बीइंग डिप्राइव्ड ऑफ देयर बेसिक राइट्स विदाउट ड्यू कॉज और प्रोसेस। इन अ वे दिस कॉन्स्टिट्यूशन इज आवर्स। सबसे पहला क्या है सेंटेंस, वी द पीपल ऑफ इंडिया। नो, वी द पीपल इज अ फ्रेज जो सब कॉन्स्टिट्यूशंस अडॉप्ट करती हैं। अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन हैज अडॉप्टेड इट। और बहुत इंपॉर्टेंट जूरिस्ट थे लॉर्ड जेनिंग्स, उन्होंने कहा व्हाट डज इट मीन द पीपल, समबडी हैज टू डिसाइड हु द पीपल आर बिफोर द पीपल विल डिसाइड। बट वी द पीपल का तब मायने होता है जब थ्रू सोशल मूवमेंट, थ्रू सिविल सोसाइटी हम कहते हैं संविधान हमारा है, आप प्रतिनिधि हैं हमारे। आजकल बहुत चर्चा हो रही है, आप लोगों राइट्स की बात छोड़ दीजिए, आप लोग रिस्पॉन्सिबिलिटीज की बात करिए। सच्चाई तो ये है डेमोक्रेसी की और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की, हमारा अधिकार है अपने प्रतिनिधियों से पूछने के लिए आपने ये मिसगवर्नेंस कैसे करी, और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमें जवाब देने के लिए। It's the other way around. We have the right over our representatives. ये राजा नहीं है medieval time के, ये हमारे प्रतिनिधि हैं। और इसका कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी से बड़ा गहरा संबंध है, क्योंकि मैं ज़्यादा नहीं बात करूंगी क्योंकि I think my time is up. बट मैं आपको कहना चाहूँगी, जब anti-CAA प्रोटेस्ट्स हुए दिसंबर 2019 में, सडनली स्टूडेंट्स गॉट अप, हमारे यंग लोग उठे, उन्होंने सिर उठाया। और मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ा चुकी हूँ, मैं बहुत मेरा दिल भर आया था। मैंने देखा दिल्ली यूनिवर्सिटी के 10,000 स्टूडेंट्स फरवरी की बारिश ठंड में मार्च कर रहे थे, हमें अपना संविधान के जो प्रॉमिस किया है दीजिए। दे रेड द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, एक हाथ में उनका फ्लैग, एक हाथ में कॉन्स्टिट्यूशन। देश के नागरिक हम हैं और हमारे फेलो सिटीजन्स के साथ ये अन्याय नहीं होगा, चाहे वो माइनॉरिटीज हो। फाइनली मैं ये कहूँगी, कॉन्स्टिट्यूशन का एक ही मकसद है, यू डोंट हैव स्पेशल राइट्स इवन इफ यू आर इन अ मेजॉरिटी, यू बिलोंग टू अ रिलीजन दैट इज इन अ मेजॉरिटी, एंड यू कैनॉट बी डिप्राइव्ड ऑफ राइट्स इफ यू बिलोंग टू अ माइनॉरिटी। हम तो इक्वालिटी की बात भी नहीं कर रहे, अब तो हम कर रहे डिस्क्रिमिनेशन मत करो जात पात पर। In political theory, if you discriminate on the basis of factors which are not within your control, such as birth, whether you're a woman, you're a Dalit, you're a minority,
दिस इज फंडामेंटल इनजस्टिस। न्याय है कि सबकी भागीदारी है जो ये समाज हमें बेनिफिट दे सकता है और इस समाज के जो हम बोझ उठाते हैं। दिस इज द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस एंड दिस इज इंश्राइंड इन आवर प्रियम्बल एंड दैट इज व्हाई हम कॉन्स्टिट्यूशन के आगे अपना सिर झुकाते हैं। थैंक यू। संविधान नहीं होता, हमारे अधिकारों का हनन हो रहा होता और हमें मालूम भी नहीं होता। तो संविधान हमें वह शक्ति देता है, वह सामर्थ्य देता है और वह बोध भी देता है कि हम अपने अधिकारों को समझें, उनके प्रति जागरूक हों और फिर उनके समक्ष खड़े हो सकें जो हमारे अधिकारों का हनन कर रहे हैं। हमारे अगले वक्ता हैं अभय कुमार दुबे जी। वो हिंदी के प्रख्यात बुद्धिजीवी हैं, हालांकि अंग्रेजी में भी उतने ही प्रवीण हैं और तमाम विषयों पर लिखते रहते हैं और वो आ ही रहे हैं। प्रतिमान के संपादक हैं, जो मेरे ख्याल से हिंदी की इस समय सबसे बड़ी पत्रिकाओं में से एक है। दोस्तों, मैं संविधान या उसके बनने की जो प्रक्रिया है उसके ऊपर कुछ नहीं बोलूँगा। मेरे ख्याल से मुझसे ज़्यादा काबिल और समझदार लोग, इसके जानकार लोग यहाँ पर मौजूद हैं उस बारे में कहने के लिए। मैं संविधान बनने के बाद जो हुआ है उसके ऊपर कुछ बातें करूँगा। इसी तरह राजनीतिक हिंदुत्व की नुमाइंदगी करने वाली ये सरकार संविधान के साथ क्या कर रही है, मैं इसके ऊपर भी कुछ नहीं बोलूँगा। मैं इसके ऊपर बोलूँगा कि जो लोग इस सरकार को बनने से रोकना चाहते थे, उन लोगों ने संविधान बनने के तुरंत बाद क्या किया। थोड़े दिनों बाद अगर हम इस इतिहास के इस पहलू के ऊपर एक नज़र डाल लेंगे तो हमें शायद ये समझने में सुविधा हो जाएगी कि आज जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है। तो सबसे पहले मैं आपको ले चलूँगा डॉक्टर अंबेडकर की जीवनी की ओर। जो डॉक्टर अंबेडकर जो संविधान के निर्माता माने जाते हैं, उसकी ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे। तो धनंजय कीर ने डॉक्टर अंबेडकर की एक जीवनी लिखी है जो बहुत प्रचलित है, हिंदी में, मराठी में, अंग्रेज़ी में। मेरे ख्याल से लाखों पाठक उस जीवनी को पढ़ चुके हैं। जब मैं ये जीवनी पढ़ रहा था तो उस जीवनी के प्रश्न नंबर 427 के ऊपर मैंने एक ऐसी चीज़ पढ़ी जिससे मुझे बहुत गहरा ताज्जुब हुआ और फिर मैं उसके बारे में सोचने लगा। अब मैं वो एक छोटा सा पैराग्राफ है उस जीवनी का, वो आपको पढ़ के सुनाता हूँ। जब कानून मंत्री डॉक्टर अंबेडकर ने पहली बार 1951 में हिंदू कोड बिल पेश किया, जब कानून मंत्री डॉक्टर अंबेडकर ने पहली बार 1951 में हिंदू कोड बिल पेश किया तो सिखों के प्रवक्ता सरदार हुकुम सिंह ने उस विधेयक को हिंदुओं द्वारा सिखों को भी अपने दायरे में समा लेने वाले संदिग्ध प्रयास के रूप में देखा। इस पर डॉक्टर अंबेडकर का जवाब था, सिखों, बौद्धों और जैनों पर हिंदू कोड लागू करना एक ऐतिहासिक विकास क्रम का परिणाम है। सिखों, बौद्धों और जैनों पर हिंदू कोड लागू करना एक ऐतिहासिक विकास क्रम का परिणाम है और इस पर समाजशास्त्रीय दृष्टि से आपत्ति बहुत देर से की जा रही है। जब बुद्ध ने वैदिक ब्राह्मणों से असहमति व्यक्त की थी तो उन्होंने ऐसा केवल धर्मसार यानी क्रीड के संदर्भ में किया था। उन्होंने हिंदू कानूनी ढांचे को वैसा का वैसा ही रहने दिया था। उन्होंने अपने अनुयायियों के लिए अलग से कानून का प्रवर्तन नहीं किया था। महावीर और 10 सिख गुरुओं के मामले में भी ऐसा ही है। 1830 में प्रिवी काउंसिल ने भी फैसला दिया था कि सिख हिंदू कानून से ही शासित होंगे। तो ये जो छोटा सा पैराग्राफ मैंने आपके सामने पढ़ा, और धनंजय कीर ने ये बात कहां से ली है? 1951 में टाइम्स ऑफ इंडिया के अंदर सरदार हुकुम सिंह और अंबेडकर के बीच की ये बहस प्रकाशित हुई थी। धनंजय कीर ने उस बहस का हवाला दिया और उसके जरिए बताया है कि जब हिंदू विवाह कानून बन रहा था तो किस तरह की आपत्तियां हो रही थीं और डॉक्टर अंबेडकर उन आपत्तियों का सामना किस तरीके से कर रहे थे। अब आप थोड़ा सा जाइए कि सावरकर ने आखिर किया क्या था, किस लिए हम लोग विनायक दामोदर सावरकर को जानते हैं और क्यों वो हिंदुत्ववादी राजनीति के आराध्य पुरुष हैं। क्यों? सावरकर ने एक बहुत दिलचस्प किस्म का सूत्रीकरण किया। उन्होंने कहा कि इस देश में जितने तरह के धर्मावलंबी हैं, हमें देखना चाहिए कि उनकी पुण्य भूमि कौन सी है और उनकी पितृभूमि कौन सी है। जिन धर्मावलंबियों की पुण्य भूमि और पितृभूमि यानी जिनके प्रमुख तीर्थ स्थल हैं वो भी इस देश में हैं और जो इसी देश में पैदा हुए हैं, ऐसे धर्म अलग कर देने चाहिए
और ऐसे धर्म अलग कर देने चाहिए जिनकी केवल पितृभूमि भारत है, पुण्य भूमि भारत नहीं है। और ये एक बहुत आसान सा लगने वाला लेकिन बहुत ही मानी खेज सूत्रीकरण करके सावरकर ने भारत की धरती पर पैदा हुए धर्मों को अलग कर दिया और भारत की धरती के बाहर जो धर्म पैदा हुए थे उनको अलग कर दिया। अब आप देखिए हिंदू विवाह कानून ने क्या किया। हिंदू विवाह कानून जिनको दो बहुत बड़ी महान हस्तियों ने मिलकर बनाया था, दोनों में से कोई भी हिंदुत्ववादी नहीं था। एक डॉक्टर अंबेडकर थे और एक जवाहरलाल नेहरू थे। जवाहरलाल, इन दोनों के बीच में इस कानून को लेकर जो झगड़ा हुआ उस पर तो हम लोग बहुत चर्चा करते हैं, लेकिन हम लोग ये नहीं देखते कि आखिरकार यही कानून पारित हुआ जो हम लोगों के सामने है। इस कानून ने हिंदू होने की एक नहीं बल्कि दो परिभाषाएं बना दी। एक तो वो लोग जो कि हिंदू धर्म में ही पैदा हुए हैं और एक वो लोग जो कि प्रकट रूप से एक गैर हिंदू धर्म में पैदा हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद इस कानून के मुताबिक उनका वैवाहिक जीवन, उनका पारिवारिक जीवन, उनकी संपत्ति, उनका उत्तराधिकार, उनके नाते रिश्ते सारे के सारे हिंदू विवाह कानून और उत्तराधिकार कानून के जरिए नियंत्रित होते हैं। तो हिंदू होने की दो श्रेणियां बन गई। एक वो श्रेणी बन गई जो कि जो हिंदू धर्म में पैदा होने के कारण बनी, और एक दूसरी श्रेणी बन गई, इसे लीगल हिंदू कहते हैं। अब इसके बाद हिंदू होने का दायरा तो बहुत विस्तृत हो गया। अब इस दायरे में कौन कौन आ गए? इस दायरे में स्वयं को सनातनी कहने वाले लोग आ गए, आर्य समाजी आ गए, वैष्णव, शाक्त, शैव, उसके साथ जितने तरह के द्विज जातियां थीं वो आ गईं, शूद्र जातियां आ गईं, इस दायरे में अनुसूचित जातियां आ गईं, इस दायरे में अनुसूचित जनजातियां आ गईं, यानी आदिवासी भी आ गए, और पूर्व अछूत भी इस दायरे के अंदर आ गए, और इस दायरे में बौद्ध आ गए, जैन आ गए और सिख भी आ गए। अब आप सोचिए, केवल इन्हीं की तो एकता सावरकर करना चाहते थे। तो मैं जिस संस्था में 20 साल तक काम करता रहा, उसके जो फाउंडिंग फादर्स थे, आप सब लोग जानते हैं उनके बारे में। मैं क्या कहूं, मैंने सब कुछ उन्हीं से बातें करके या उनकी किताबें पढ़ के सीखा है। वो हमेशा इस विश्वास पे अपना सारा समाज विज्ञान निर्धारित करते थे कि हिंदू समाज इतना विविधता और बहुलता संपन्न है कि इसके अंदर कभी हिंदुत्ववादी राजनीति जो चाहती है वैसी राजनीतिक एकता हो नहीं सकती। इसमें ये बहुत बहुलता और विविधता है, ये हिंदू समाज ही नहीं, भारतीय समाज के लिए एक आंगिक शर्त है, उसके देह धारण की शर्त है। इसलिए कभी यहां पर हिंदुत्ववादी राजनीति सफल नहीं होगी। मुझे आज सोचकर ताज्जुब होता है कि इतने बड़े विद्वान जो कि सब मेरे गुरु थे और जो चुनाव शास्त्र में भी महारत रखते थे, उनके दिमाग में यह बात क्यों नहीं आई कि गैर हिंदुत्ववादी पार्टियों को निरंतर चुनाव हराने के लिए 100% हिंदुओं की एकता करना आवश्यक नहीं है। 35 से 50% हिंदुओं की एकता ही उनको हमेशा चुनाव में हराती रह सकती है। और आज जब नरेंद्र मोदी 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद संसद में अपना पहला कदम रखने से पहले अपना माथा उस सीढ़ियों पर टिकाते हैं और ये घोषणा करते हैं कि संविधान मेरी एकमात्र धार्मिक किताब है, संविधान ही वह धर्म ग्रंथ है जिसका अनुपालन मैं करूंगा। तो इस घोषणा में और उस घोषणा में, उस विश्लेषण में, उस संपादकीय में जो कि ऑर्गेनाइजर में छपा था जब संविधान पारित हुआ, तो ऑर्गेनाइजर में तो संविधान का विरोध किया गया था और उसके अंदर तो कुछ इस तरह की बात कही गई थी कि भाई इसमें हमारे पास तो मनुस्मृति जैसी चीज पहले से मौजूद है, तो फिर इस संविधान में या तो उससे प्रेरित होना चाहिए संविधान, या फिर इस संविधान की कोई आवश्यकता ही नहीं है। कुछ मोटे तौर पर इसी तरह की बात उस संपादकीय में कही गई थी। उसके बाद देखिए, जब भाजपा की पहली गठजोड़ सरकार आती है अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में, तो फिर वो लोग संविधान कैसे चल रहा है इसकी जांच पड़ताल करने के लिए एक आयोग बनाते हैं और वो आयोग लगातार काम करता है और अपनी सिफारिशें भी देता है। अगर 2004 में वो सरकार पराजित नहीं हो गई होती, अटल जी दोबारा जीत गए होते, तो वो आयोग अपना आगे भी काम करता रह सकता था। लेकिन नरेंद्र मोदी तक आते आते ये पूरा विचार कि हमें संविधान में संशोधन करना है, संविधान को बदलना है, या इसमें कुछ और हिंदुत्ववादी किस्म की चीजें जोड़नी है, या मनुस्मृति से कुछ प्रेरणाएं लेके कुछ चीजें इसमें जोड़नी है, इन सब की कोई आवश्यकता नहीं रह गई। उनको लगने लगा कि हम लोग इस मौजूदा संविधान के जरिए ही अपने राजनीतिक, सांस्कृतिक और सामाजिक उद्देश्यों को पूरा कर सकते हैं।
और उस तरह की तमाम गुंजाइशें संविधान उन्हें, संविधान और उनके बाद बनने वाले कानून उनको प्रदान करते हैं। देखिए, मैं मोटे तौर पर कहता हूं कि भारत के अंदर 4 राजनीतिक कल्पनाशीलताएं हैं जिनके आधार पर आधुनिक भारत के मानस का निर्माण हुआ है। एक गांधी की कल्पनाशीलता है, एक नेहरू की कल्पनाशीलता है, एक अंबेडकर की कल्पनाशीलता है और एक सावरकर की कल्पनाशीलता है। पहली तीनों कल्पनाशीलताएं प्रभावी रहीं, उनका प्रभुत्व रहा, और सावरकर की कल्पनाशीलता हमेशा हाशिए में रही, पृष्ठभूमि में उसे धकेल दिया गया। लेकिन भले ही सावरकर की हस्ती विवादास्पद रही हो, उनके बारे में जो भी बातें कही जाती रही हो, लेकिन उनका जो विचार था पुण्यभूमि और पितृभूमि का, वो तरह तरह से अपने आप को व्यक्त करता रहा, और संविधान सभा में भी वो दूसरे अन्य व्यक्तियों के जरिए प्रभावी रहा। भाई, सावरकर की एक मशहूर किताब है, मेरे ख्याल से उसका क्या शीर्षक है, 6 ग्लोरियस एपोक्स ऑफ द इंडियन हिस्ट्री। और संविधान सभा के, सावरकर तो संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, लेकिन कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी तो संविधान सभा के सदस्य थे। कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी की भी किताब है, उस किताब के शीर्षक में केवल ग्लोरियस की जगह गोल्डन लिख दिया गया है, वो भी 6 गोल्डन एपोक्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री। और अगर आप उस पुस्तक को पढ़ें, के.एम. मुंशी, मैं के.एम. मुंशी का बड़ा प्रशंसक हूं, मैं एक उपन्यासकार के.एम. मुंशी का प्रशंसक हूं। उन्होंने गुजरात के नाथ जो एक ट्रायोलॉजी उपन्यासों की लिखी थी, और उन्होंने महाभारत के पात्रों के ऊपर जो उपन्यास लिखे, बहुत बेहतरीन उपन्यासकार थे। और कितना उन्होंने लिखा, के.एम. मुंशी ने, संस्था निर्माता थे, बहुत योग्य और प्रतिभाशाली व्यक्ति थे। वो कई अर्थों में उनको राष्ट्र निर्माता कहा जा सकता है। लेकिन अगर आप 6 गोल्डन एपोक्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री पढ़ें और उसकी तुलना सावरकर की 6 ग्लोरियस एपोक्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री करें, तो आप पाएंगे, आप उन समानताओं को देख के आश्चर्यचकित रह जाएंगे। तो सावरकर भले ही उनकी हस्ती गांधी जी की हत्या में शामिल होने के आरोप के कारण और दूसरे तमाम कारणों की वजह से पृष्ठभूमि में रही हो, लेकिन उनके जो विचार थे, जो राजनीतिक हिंदुत्व का विचार था, वो तरह तरह से शुरुआत से ही अपने आप को व्यक्त कर रहा था। और जैसे ही धीरे धीरे काम करके सावरकर के अनुयायियों को और सावरकर के प्रशंसकों को 35 से 45-50% हिंदुओं की एकता करने का मंत्र प्राप्त हो गया, उसके बाद आप जान ही रहे हैं कि क्या हो रहा है, और आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आगे क्या होगा। धन्यवाद। अभय जी ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात पर हम सबका ध्यान दिलाया है कि जो सावरकर की कल्पनाशीलता है वह 1950 से ही विद्यमान थी क्या, और क्या हिंदू कोड बिल जिसके पीछे नेहरू और अंबेडकर थे, क्या उसके अंततः जो उसकी प्राण ऊर्जा है या जो उसकी रचनाशीलता है, क्या वह सावरकर की है? इस पर आगे भी चर्चा होगी, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। और एक बात और उन्होंने कही है कि वर्तमान सत्ता को लगता है कि इस संविधान से ही उनके सारे हित संभव है, सारा काम संभव है। क्या ऐसा है? यूसुफ तारिगामी जी, कश्मीर के प्रख्यात राजनेता, कश्मीरी विषयों पर बोलते रहे हैं और दिल्ली में और हिंदी में भी आवाजाही करते हैं। यूसुफ जी। सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करता हूं रचना और आपकी टीम का, जिन्होंने मुझे मौका दिया यहाँ आने का, कुछ बातें सुनने का, कुछ सुनाने का। आजकल इसकी कमी है, कुछ भी आप कहें, लेकिन जहाँ भी जगह मिले कोई कोशिश करे, उसकी सराहना होनी चाहिए। मैं कहाँ से शुरू करूं? मेरे दोस्त ने अभी कहा कि मदरलैंड, फादरलैंड, और उसके अंदर उसके बाद कहा कि फिक्र भूमि की बात भी कही। तो मैं किस दायरे में आऊं, उनसे पूछता हूं। आज नहीं, कल जवाब दे। ये सवाल तब भी मेरे सामने आया, तब भी बहुत पहले
जब मैंने जन्म ही नहीं लिया था। जो बाद में मैंने सुना कि लाशें गिरी, हजारों में नहीं लाखों में। आज भी जब मैं तारीख के वो सफ़े पढ़ने की कभी कभी मौका मिलता है तो परेशानियां मिलती है, थरथराहट पैदा होती है। जो पार्टीशन के वक्त हुआ, कौन मना? जश्न मनाए या आंसू बहाए? कितनी कीमत चुकानी पड़ी? ये सपना नहीं था, न मेरा न किसी और का। मेरे औरों के सपने चूर चूर हो गए। तब जाकर एक तरफ मजहब, धर्म, अकीदे का एक पैगाम था, दावत थी, और मैंने मेरी जन्मभूमि कश्मीर, मेरी फादरलैंड कश्मीर, अब क्या कहूँ, किस कश्मीर की बात कहूँ? वहाँ तो ललित ने भी जन्म लिया, वहाँ तो नंद ऋषि ने भी जन्म लिया, और नंद ऋषि अलग नहीं, ललित अलग नहीं। आज तक मुझे समझ में नहीं आया कि उनके कभी एक नाम से पुकारूं, बहुत अच्छा लगता है। अगर आज हम, जो मेरे दोस्त ने अभी कहा, अगर इस ऐनक से मैं देख लूं, कहाँ रखूं मैं ललित को, कहाँ रखूं मैं नंद ऋषि को, किस खाने में रखूं? ये मेरा सवाल है आपसे। जस्टिफाई वो ना कर लीजिए जो जस्टिफाई करने के लायक ही नहीं है। मुझे भी उस वक्त फिक्र, दावत फिक्र मिली थी उस पार, इस्लाम के नाम पर मुसलमान होने के नाते, मुसलमानों का अलग देश है। जम्मू कश्मीर एक मुसलमान अक्सरियत वाला इलाका था, ज़्यादा तादाद जम्मू में भी कश्मीर में भी मुसलमानों की थी, मस्जिदें ज़्यादा थी। कहाँ जाते? और बॉर्डर बहुत ज़्यादा नज़दीक उस पार के मुल्क के साथ, सरहद। क्या फैसला होना था? अगर फिक्र भूमि का ये नुक्ता निगाह सामने रखते तो फिर कश्मीर कहाँ होता उस वक्त, जब अभी हिंदुस्तान की, मेरे मुल्क की, आपके मुल्क की, हम सब के मुल्क की फौज अभी आई नहीं थी। जब ट्राइबल्स आ गए वहाँ से यही नारा लेकर के मुसलमान हैं हम, इधर आ जाओ, वो प्यार से नहीं आए, गुलदस्ता लेकर नहीं आए, हथियार लेकर आए, हमें डरा कर धमका कर कहने लगे यहाँ आ जाओ। बादशाह चला गया, महाराजा जो था उस वक्त भाग गया डर के मारे, उसके पैरविकार भी भाग गए जम्मू में, कश्मीर में और कोई सिपाही नहीं था। बाद में एक्सेशन पर दस्तखत किए। आज भी मैं इनसे पूछना चाहता हूं, 15 अगस्त आने वाला है, आज़ादी का दिन, जब प्रिंसली स्टेट्स ने एक्सेशन किया, इस मुल्क में उस जगह उस मुल्क में गए, कुछ उस मुल्क में गए, कुछ हमारे मुल्क में रहे। जम्मू कश्मीर का महाराजा हिंदू था, दस्तखत करने थे पर्ची पर एक्सेशन के, नहीं कर पाया, नहीं कर पाया। वो तब भी अभी फैसला ना कर सका कि मुझे हिंदुस्तान में जाना है। तब भी उन्होंने पाकिस्तान के साथ स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट किया था, हिंदुस्तान के साथ नहीं। साहब ये तारीख है, इसको जुटलाइएगा मत। आप मेरी बात ना माने, मेरी शक्ल भी आज आपको मंजूर ना हो, आपका हक बनता है
लेकिन एक गुजारिश है कि तारीख के पन्ने जो हैं वो सीधे पढ़िए जैसे हैं। ये मुंशी प्रेमचंद जी ने अपनी कहानियों में, अफसानों में हमें सिखाया है। एक चेहरा रख लीजिए, एक आईना रख लीजिए, जहां आपका चेहरा भी आएगा सामने, मेरा चेहरा भी सामने आएगा। ये मेरी गुजारिश है आपसे। तब जाकर ये रिश्ता जुड़ा। ये रिश्ता किस आधार पर जुड़ा? फौज नहीं थी साहब। फौज के बगैर जब गांधी जी 1 अगस्त को वहां आए, 2 अगस्त को उन्होंने कहा कि अगर मुझे कहीं से रोशनी की किरण नजर आती है वो कश्मीर से आती है। क्यों? पंजाब जल रहा था, लाहौर में लाशें गिरी थी, अमृतसर में लाशों के ढेर थे, अंधेरा था हर तरफ, बंगाल में लाशें थी उस पार और इस पार। ये कश्मीर था, जम्मू में भी लाशें थी, बड़ी तादाद में, छोटी तादाद में नहीं। कौन मरा? मुसलमान मरा, हिंदू मरा, मेरा मरा, हम सब का मरा। लेकिन कश्मीर में कोई नहीं मरा। आज कश्मीर के बारे में ये तस्वीर पेश की जा रही है। कश्मीरी जंगजो है, कश्मीरियों का चेहरा बारूद है, कश्मीरी का के नस नस में गुस्सा मौजूद है, शरारती है। मेरी गुजारिश है, जायज़ा ले लीजिए, कल का भी और आज का भी जायज़ा ले लीजिए खुलकर। मुझे इस चीज़ का डर नहीं है कि कश्मीर का फ्यूचर क्या होगा। अब मुझे डर अगर है कि आप ऐसे न हो जाए, आपके साथ ऐसा न हो। जिस मुल्क के साथ मैंने रिश्ता जोड़ा, मेरे बुजुर्गों ने उन हालात में भी मैं ये चाहूँगा ये वतन आबाद रहे, यहाँ गुंजाइश रहे। साहब आप जानते हैं, मेरे दोस्त मेरी तरफ देखकर, मैं 89 में आप किस खाने में मुझे रखते हैं। अभी मिलिटेंसी का अरूज नहीं था। कश्मीरी पंडित भी जो बाद में जिनको वहां से भगा दिया गया, डर के मारे घर छोड़कर भाग गए। अरे साहब मुझे 89 में ही भागना पड़ा, दिसंबर में, और मैं एडवांस्ड पार्टी था भागने वालों में। कश्मीरी पंडितों के वो बाद में आए, मैं पहले। क्यों? इसलिए क्योंकि मुझे वो राग पसंद नहीं आई, मुझे वो तराना पसंद नहीं आया जिसमें खौफ था, दहशत थी, वहशत थी, गुस्सा था। वो मैंने माना नहीं। अरे साहब जब मैं जम्मू आ गया तो वहां उसके बाद कुछ लोगों ने कहा, आया था यहाँ आकर ये कहना होगा। मैंने कहा यार नहीं, मैंने वहाँ भी ये नहीं माना कि ये कहो और यहाँ भी नहीं मानूंगा। मैं वही कहूँगा जो मुझे रास आ जाए। और ये मुल्क मेरा भी है और आपका भी है। मैं आज एक ही गुजारिश करना चाहता हूँ। आज कॉन्स्टिट्यूशन की आप बात करते हैं। आई डोंट डिमांड एनीथिंग मोर अनलेस यू हैव ए बेटर प्रपोजिशन। अगर आप फिर वही जिन्ना की कहानी और सरवारकर साहब जिन्होंने कहा कि हिंदूज एंड मुस्लिम्स आर 2 नेशंस, जिन्ना ने भी यही बात कही। जहां जिन्ना मुझे मंजूर नहीं, वहां अगर आप कहेंगे सरवारकर की तालीमात आज के मेरे मुल्क के लिए मुवाफिक है, मैं अदब से गुजारिश कर लूंगा, मुझे ये भी मंजूर नहीं। अदब मैं मानता हूं, ये भी आप कहेंगे कि कल क्या हुआ, कल बुरा हुआ होगा। लेकिन यारा मेरा बच्चा तो आप तमन्ना करता है जो कल अंधेरा था, कल की सुबह रौनक हो उस सुबह में। अगर आप ये चाहेंगे कल अंधेरा था ज्यादा, आज मैं भी अंधेरा ही लाऊंगा, बस करो यार, मुझे अंधेरा नहीं चाहिए। मुझे आज और कल आने वाले वक्त के लिए रोशनी चाहिए। और वो रोशनी क्या है साहब? आज़ादी की जदोजहद को एक आज भी कहते हैं कि बरतानिया ने हमें इकट्ठा किया। मैं मानता नहीं। बरतानिया ने स्पेन को और मुल्कों को इकट्ठा नहीं किया, फ़लस्तीन को इकट्ठा नहीं किया, तोड़ा।
बरतानिया ने ही शह दी हमारे मुल्क को तोड़ने की। अरे बरतानिया नहीं आया था लड्डू बांटने के लिए, यहां वो राज करने के लिए आए, नहीं तो और कोई रिश्ता नहीं था। यहां अगर ये हिंदुस्तान बना, मुख्तलिफ रजवाड़े, मुख्तलिफ कल्चर्स, मुख्तलिफ जबानें, मुख्तलिफ तहजीब के लोग, अरे ये मेरा गुलिस्तान जिसमें हर रंग के फूल है, कितना अच्छा लगता है। मुझे तो अच्छा लगता है यार। मुझे तामिल भी जो अपनी अदा में खाना खाते हैं, और मुझे पंजाबी भी जो अपना सुर रखते हैं, और इसी में कश्मीर का भी सुर अगर रहे यार, बहुत अच्छा लगता है मुझे। लेकिन आज, और ये दिया किसने? ये लॉन्ग रन स्ट्रगल्स ने, अलग अलग लोगों ने अपनी जद्दोजहदें की, लड़ाइयाँ लड़ी, जुल्म सितम जीला, तब जाकर हिंदुस्तान यूनिफाई हुआ। रजवाड़ों से लेकर बाद में एक यूनियन में तब्दील हुआ। व्हाट इज दैट यूनियन? यूनियन रजामंदी है, मियाँ बीवी का रिश्ता रजामंदी से है। हमारा यहाँ बैठना आपस में रजामंदी से है। जबर से होगा शायद चैन से बैठेंगे नहीं, रजामंदी होनी चाहिए। दिस इज माई इंडिया एंड दिस इंडिया हैज बीन गिवन बाय द फ्रीडम स्ट्रगल, एंड दिस freedom struggle has given us a bond of relationship. That bond is known as Constitution of India. अरे इस कॉन्स्टिट्यूशन में खोलो ना, प्रेम्बल खोलो, वहां नहीं लिखा है पुत्र भूमि, फिक्र भूमि नहीं लिखा है। वहां लिखा है वी द पीपल ऑफ इंडिया। उसमें यूसुफ है, उसमें चमन लाल है, उसमें पृथ्वीनाथ है, उसमें और जातियों के लोग हैं, ट्राइबल्स हैं, आदिवासीज हैं, मस्जिद में मंदिर में जाने वाले हैं, ना जाने वाले हैं। यार ये तो कितना खूब, यही शक्ति है इसकी। एक चीज़ मैं बताऊं, जब कश्मीर में टर्मोइल हुआ, कश्मीर में मैं भाग गया, और लोग, जैसा कि मैंने ये भी कहा, बहुत सारे लोगों को घर छोड़कर भागना पड़ा। फिर यहाँ 92 में, मुझे पूरा याद नहीं है, एक जगह मीटिंग थी, सेमिनार टाइप, और उस वक्त चर्चा था। वो जो अलहदगी पसंद है वहाँ, वो एक दलील दे रहे थे, जब सोवियत यूनियन जैसा सुपर पावर बिखर गया तो हिंदुस्तान ये फैला रहे थे। ये दलील दे रहे थे, व्हेन सुपर पावर कुड गेट डिसइंटीग्रेटेड, व्हाई नॉट इंडिया? इट्स नॉट सुपर पावर। मैंने उस वक्त उस मीटिंग में अपने इंटरवेंशन में कहा, यहाँ ऐसा होगा नहीं। क्यों? ये मेरा विश्वास था, ये नहीं अक्लमंदी की बात नहीं, विश्वास कि सोवियत यूनियन में बनने में शायद एलिमेंट ऑफ इम्पोजिशन था, बनाने में ऊपर से बनाना। लेकिन ये जो हिंदुस्तान है, ये हिस्टोरिकली इवॉल्व हुआ है, इवॉल्व हुआ है, अपनी मर्जी से हुआ है। मौके मिले हैं कहीं बिखरने की कुव्वतें मौजूद थी, बिखराव के लिए कोशिशें जारी थी, लेकिन बिखरा नहीं रहा साथ। कितनी ज़बानें हैं मेरे इस मुल्क में? 1000 से ज़्यादा, लगभग 2000 छोटी बड़ी ज़बानें। अरे साहब, कितने मजहब है यहाँ, अकीदों को मानने वाले, कितनी जातियां हैं यहाँ, कितने मौसम है यहाँ। ये स्ट्रेंथ है। ये जो एक बड़ा पढ़ा लिखा आदमी यूसुफ तारिक आमी आप जैसे पढ़े लिखे लोगों के सामने जसारत करता है, ये यारा कमज़ोरी नहीं है हमारे देश की, यही स्ट्रेंथ है, यही ताकत है हमारे इस देश की। यहाँ भिन्न भिन्न बोली बोलने वाले, भिन्न भिन्न मजहब मानने वाले या ना मानने वाले, भिन्न भिन्न खाना बनाने वाले, खाना खाने वाले, ड्रेस पहनने वाले। अरे एक कोड में मत लाओ ना, ये मशीन का डब्बा नहीं है इंसान। मेरा शहरी ये मशीन का डब्बा नहीं है, उसको स्विच पर आप चलाएंगे, ये चलेगा, अपनी अदा होगी, अपनी अदा होगी। जब भी मेरी अदा पर कोई रखना डाल देगा, जब भी मेरी अदा में कोई दखल अंदाजी कर लेगा, मैं यही कहूँगा मुझे मंजूर नहीं। मैं यही कहूँगा, बार बार कहूँगा, मुझे कोई जबर से कहे तुम हो या ना हो, मैंने वो तब भी नहीं माना
अब भी नहीं मानूंगा, आने वाले कल में भी नहीं मानूंगा। क्या हो रहा है आज कश्मीर में? कश्मीर को गोद में लेकर संभालने की जरूरत थी। अटल जी ने कहा, जब वहां मिलिटेंटों के साथ, जंगजोओं के साथ अडवाणी साहब ने बातचीत की, जंगजोओं ने भी हथियार डाले नहीं थे, बातचीत की, अच्छा किया। परायों के साथ भी बात करना पड़ता है, बुरा नहीं किया। और उसके बाद जब सवाल हुआ कि अगर आगे बातचीत कर लेंगे, हम हिंदुस्तान के आईन को नहीं मानते, आईन के दायरे के अंदर बात नहीं कर लेंगे, तो अटल जी ने कहा कि हम इंसानियत के दायरे के अंदर बात कर लेंगे। वो भी भाजपा था ना, बीजेपी था ना। लेकिन आज भी अगर आप एक कश्मीरी से पूछ लेंगे, वो और कई लीडरों की निस्बत अटल जी के उस अंदाज पर, यानी जो पेश करते थे अपनी बात को, उसमें गुस्सा नहीं आता था, उसमें दूरियां पैदा होती नहीं, हुई नहीं। आज क्या किया? मैं कॉन्स्टिट्यूशन खोल लीजिए किताब सर, ये मेरे लिए कॉन्स्टिट्यूशन ही नहीं है, ये मेरे रिश्ते की बुनियाद है। उस कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि अगर आप आंध्रा में तेलंगाना बनाएंगे, पहले बहस करेंगे, असेंबलियों में, अखबारों में चर्चा कर लेंगे, सिविल सोसाइटी में कर लेंगे। और इसके अलावा जब यूपी में हिस्सेदारी हो गई, अलग अलग कितनी देर तक बहसें हुई, और इसके अलावा जब बिहार में अलग ये हिस्से बन गए, बहस हुई ना असेंबली में। हमारे बहुत ही सीनियर हमारे वकील साहब यहाँ बैठे हैं, आर्टिकल 3 कॉन्स्टिट्यूशन में कहता है कि रेफर कर लो, नॉट नेसेसरीली वो आपको मंजूर होगा, लेकिन राय तो ले लो, अपने शहरियों से राय ले लो, उसके बगैर फैसला कर लेंगे, उनके बारे में फैसला कर लेंगे। मैं हूं ना सिटीजन, एक मैं शहरी हूं, बड़ा नहीं छोटा नहीं, एक शहरी होने के नाते मेरा अधिकार है ना कि आप मेरे बारे में पार्लियामेंट फैसला कर ले मुझे पूछे बिना, मेरे बारे में फैसला कर ले मुझे पूछे बिना। मैं बार बार ये दोहराऊंगा, वो फैसला जो मेरे पूछे बिना होगा मुझे मंजूर नहीं। मेरी राय लिए बगैर मेरे बारे में अदालत भी फैसला कर ले, मुझे मंजूर नहीं। अरे मुझे एक आईन मिला है, भाई तुमसे पूछा जाएगा। और जब जम्मू कश्मीर में एक हिस्टोरिक स्टेट को डाउनसाइज किया, म्यूनिसिपैलिटी के दर्जे तक लाया, यूनियन टेरिटरी में बदल दिया गया और 2 हिस्से कर दिए। साहब, आपने लॉकडाउन किया, आपने क्रैकडाउन किया, इंटरनेट बंद किया, गिरफ्तारियां की, तब से लेकर आज तक पार्लियामेंट के चुनाव हुए, असेंबली के चुनाव नहीं हो रहे। डर किस चीज का, मेरा सवाल है। बहुत बहुत शुक्रिया। यूसुफ साहब ने हमें याद दिलाया, हम सबको मालूम ही है कि किस तरह से कश्मीर हमारे गणतंत्र, हमारे संविधान पर एक प्रश्न है, और जिस तरह कश्मीर को अगस्त 19 में उसको तोड़कर केंद्र शासित राज्य प्रदेश में तब्दील किया गया, वो भी एक भीषण प्रश्न है। लेकिन मैं थोड़ा सा अब संचालक होने का अधिकार प्रयोग करते हुए कश्मीर के मसले को बस 2-3 वाक्यों में जटिल बनाना चाहूँगा। बतौर पत्रकार मैं वहाँ जाता रहा हूँ। अगर कश्मीर का संघर्ष इस्लाम के झंडे तले न हुआ होता तो उसका क्या स्वरूप होता? अगर कश्मीर ने पाकिस्तान के साथ हाथ ना मिलाया होता तो उस संघर्ष का क्या स्वरूप होता? 80 के दशक में जब भुट्टो, बेनज़ीर भुट्टो आज़ादी का भाषण दे रही हैं और कहती हैं, बहुत फेमस वो आप सबको मालूम होगा कि कश्मीर की आवाम में गाजियों और मुजाहिदों का खून है, और सारा कश्मीर फिर भुट्टो के साथ उठ खड़ा होता है। तो मुझे लगता है कि कश्मीर का प्रश्न बहुत जटिल है, और कश्मीरियत जो विराट प्रत्यय है वो उस पर प्रश्न बहुत पहले लग गया था और कश्मीर में ही लग गया था। खैर, तो अगले वक्ता हैं हमारे राम बहादुर राय जी। इमरजेंसी के दौरान जेल गए थे, बड़े पत्रकार हैं, और हाल ही उन्होंने
संविधान पर एक किताब लिखी है, संविधान पर कुछ प्रश्न उठाते हुए। संजय सहाय जी, श्री प्रशांत भूषण जी, नीरा चंडोक जी, यूसुफ तरिगामी जी, भाई अभय कुमार दुबे जी, रचना यादव जी, संचालक और मेरे मित्र आशुतोष भारद्वाज जी और उपस्थित मित्रों, सबसे पहले तो मैं आशुतोष भारद्वाज जी से कहूँगा कि जब समय हो जाए तो जैसे उन्होंने यूसुफ तरगामी जी को चिट दिया वैसे मुझे भी दे दें। ये जो मुंशी प्रेमचंद जी की आज जयंती है और मैं उनकी स्मृति को प्रणाम करता हूँ। ये आशुतोष भारद्वाज की कोई साजिश लग रही है। सर बहुत धीमे बोलते हैं, मेरा पुराना परिचय है तो पहले भी देखिए कुछ आएगा, उसी में आएगा, इसी में। ने कहा कि मुंशी प्रेमचंद जी की आज जयंती है और 143वां जन्मदिन है। मैं उनकी स्मृति को प्रणाम करता हूँ। हंस के इस आयोजन के विषय चयन के लिए संजय सहाय जी और रत्ना जी को मैं बधाई देता हूँ। इस विषय में बुद्धिमानी भी है और चतुराई भी है और थोड़ी शरारत भी है, लेकिन ये विषय बहुत प्रासंगिक है और मुझे लगता है कि इस विषय पर ये जो संवाद है वो शुरू हुआ है, चलना चाहिए और लंबी श्रृंखला चलनी चाहिए। ये आयोजन न होता तो संजय सहाय जी से अपनी कब भेंट होती मुझे पता नहीं। मुझे यह याद है कि 2 साल पहले रचना जी से प्रेम भारद्वाज के लिए जो शोक सभा थी उसमें भेंट हुई थी चलते चलते। मैं विषय पर आता हूँ, संविधान सम्मत होने का अर्थ। मुझसे पहले जिन लोगों ने भी अपनी बात रखी है और मेरे बाद प्रशांत भूषण जी बोलेंगे, जिन लोगों ने अपनी अपनी बात रखी है उन्होंने अध्ययन किया है, मनन किया है और उसके बाद जो समझा है वो उन्होंने रखा। किसी के भी कथन के खंडन मंडन या उत्तर देने के विचार से मैं यहाँ नहीं आया हूँ। संविधान की मेरी समझ भी अपेक्षाकृत कम है। जो समझता हूँ उसे ही रखने का मैं प्रयास करूँगा। संविधान सम्मत होने का अर्थ है मेरी नज़र में प्रेमपूर्ण होना और प्रामाणिक होना। इसमें से 2 सूत्र निकलते हैं। पहला, हर भारतीय के प्रति प्रेमपूर्ण होना संविधान सिखाता है। दूसरा, संविधान के प्रति प्रामाणिक होना हर नागरिक का कर्तव्य है और ऐसा तभी संभव है जब हर नागरिक संविधान को जाने, फिर उसे माने और जहां जरूरी हो वहां सुधार के लिए अपनी आवाज उठाए। सवाल यह है कि क्या हम अपने संविधान को जानते हैं? तो मैं यहाँ अपने संस्मरण आपको बताना चाहता हूँ। बहुत सालों से, कम से कम 4 दशक से संविधान को जानने, संविधान को लोगों तक पहुँचाने के काम में मैं लगा रहा हूँ विभिन्न रूपों में। और मुझे याद है कि 15-16 साल पहले जब हमने संविधान पर एक लंबी गोष्ठी की थी जिसमें सुभाष कश्यप आए, तो बातचीत में सुभाष कश्यप की एक ही शिकायत थी कि हमारे यहाँ साक्षरता तो बढ़ रही है लेकिन संविधान की साक्षरता में कोई बढ़ोतरी नहीं हो रही। मैं उसी तरह से दूसरा संस्मरण आपसे कहना चाहता हूँ
सुभाष कश्यप तो उन लोगों में से हैं जो संविधान के विशेषज्ञ माने जाते हैं। दूसरे थे सीके जैन, जो कोरोना काल में चले गए, लोकसभा के सेक्रेटरी जनरल थे। 2013 में जब मुझे संविधान के 35A और उसके सबसे अंत में राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का आदेश 1954 का, दोनों को जोड़ करके जब हमने देखा तो मैंने सीके जैन को फ़ोन किया और हमने कहा कि क्या 35A के बारे में और 54 के आदेश के बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे? तो उन्होंने कहा कि मैंने ध्यान नहीं दिया है, मैं आपको 2-3 दिन बाद फ़ोन करता हूँ। और 2-3 दिन बाद जब उन्होंने फ़ोन किया तो उन्होंने कहा, उनके शब्द हैं कि ये संविधान के साथ फ्रॉड हुआ है, संविधान के साथ धोखाधड़ी हुई है। क्या हम इसको जानते हैं? मैं आगे बढ़ रहा हूँ। अभय दुबे जी, जिनको आपने सुना, इन्होंने समाज विज्ञान विश्वकोश एक तैयार किया और उसके खंड 6 में एक इनका लेख है। मैं उसे अक्सर पढ़ता हूँ, संविधान के विद्यार्थी के नाते पढ़ता हूँ। मैं आपसे भी कहूँगा कि उसको कभी मौका लगे तो पढ़िए। मैं केवल उसका एक वाक्य पढ़ना चाहता हूँ और फिर मैं आगे बढ़ूँगा। संविधानवाद ब्रिटिश उपनिवेशवाद की देन है, ये अभय कुमार दुबे का कथन है, इनका लिखा हुआ है। और संविधानवाद ब्रिटिश उपनिवेशवाद की देन है, इसको इन्होंने बहुत ढंग से समझाया है, वो पूरा एक पैरा। और सचमुच जो संविधान हमारे हाथ में आया वो संविधानवाद के गलियारों से, चक्करों से और भूल भुलैये से हो करके हमारे हाथ में आया। उस कहानी पर मैं नहीं जाऊंगा, परंतु मैं केवल आपको यह एक बात है जो ध्यान दिलाना चाहता हूं। दुबे जी के कहने का जो दूसरा पहलू है जिसकी तरफ मैं आपको ले जाना चाहता हूं, वो यह है कि अंग्रेजों से मुक्ति के लिए राष्ट्रीय आंदोलन में पिछली सदी का जो तीसरा दशक है, यानी 1930 से 1940 का, वो संविधान से स्वराज की यात्रा का दशक है। और उस दशक को जानने समझने की ज़रूरत है। संविधान सम्मत होने का मेरी नज़र में जो दूसरा अर्थ है, और तब जो अर्थ था वह था संविधान से स्वराज। और उसके लिए महात्मा गांधी के नेतृत्व में प्रयास शुरू हुआ। जो आज़ादी आई और उसी दौरान जो संविधान बना वह उस नक्शे पर नहीं बना जिसकी रूपरेखा कैबिनेट मिशन प्लान में थी। मैं इसके विस्तार में नहीं जाऊंगा। जो संविधान बना वो उस वक्त के तकाजे को पूरा करने के लिए बनाया गया और कुछ हद तक कहना चाहिए कि शासन के कैसे चलाना है उसके बारे में बनाया गया। लेकिन संविधान सभा की कार्रवाइयों को अगर आप पढ़ें तो जवाहरलाल नेहरू 4 नहीं 5 बार ये बयान देते हैं कि हम जो संविधान बना रहे हैं वो हमारी पीढ़ी के लिए है। अगली पीढ़ी जो आएगी वो उसके बारे में क्या परिवर्तन करेगी वो उसका निर्णय होगा। मैं बात इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हमें ये जानना चाहिए कि अंग्रेजों ने जो
कैबिनेट मिशन प्लान बनाया था और जिसको हमने यानी राष्ट्रीय आंदोलन ने, कांग्रेस ने और एक स्टेज पर मुस्लिम लीग ने भी मान लिया था, उस कैबिनेट मिशन प्लान में 3 हिंदुस्तान बनाने की बात थी। हिंदुस्तान, प्रिंसटन और पाकिस्तान। मैं अभी पिछले दिनों इस विषय पर पढ़ रहा था और जितना कुछ संभव हुआ उसको पढ़ने की मैंने कोशिश की कि ये जो देसी रियासतों का विलय है हमारे देश में, उसका संविधान में और संविधान से बाहर ये प्रक्रिया कैसे चली। 2 श्वेत पत्र हैं, एक 1948 का श्वेत पत्र है भारत सरकार का और एक श्वेत पत्र है 1950 का। दोनों श्वेत पत्र में कितनी रियासतें हैं अलग अलग संख्या है। 1948 के श्वेत पत्र में 584 की संख्या है और 1950 में वो 562 की संख्या है। लॉर्ड माउंटबेटन जब 15 अगस्त को संविधान सभा में बोल रहे हैं और जहां रियासतों का वो जिक्र कर रहे हैं, वहां उन्होंने 562 का उल्लेख किया है। मैं आपका ध्यान इस ओर ले जाना चाहता हूं कि अगर अंग्रेजों की योजना सफल होती तो भारत के शरीर पर 562 फोड़े होते, उसके घाव होते। वो घाव कब सूखते कोई नहीं जानता, लेकिन उन रियासतों का क्या विलय कैसे हुआ और वो रियासतें भारत में कैसे शामिल हुई और भारत जो मिला वो एक अखंड भारत मिला, उस की कहानी का अंत होता है 12 अक्टूबर 1949 को। मैं आप सबसे कहूँगा कि संविधान सभा में 12 अक्टूबर 1949 का सरदार पटेल का वो जरा भाषण पढ़िए और इस भाषण के बारे में मैं जानता नहीं था, लेकिन हिंदू अखबार में, हिंदू अखबार से आप सब परिचित हैं, परिचित होंगे, मैं ऐसा मानता हूं। मैं तारीख बताता हूं, जो लोग नेट पर सर्च करना चाहें वे इस आर्टिकल को पढ़ सकते हैं। उन्नीस नवंबर 2013 हिंदू के ओपिनियन पेज पर एक लेख छपा और उस लेख का शीर्षक है हु बिट्रेड सरदार पटेल। और मैं उस टाइटल को थोड़ा बदल दूं और सवाल आपसे पूछूं कि हु बिट्रेड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। संविधान सभा के साथ और संविधान के साथ धोखा किसने किया। ये लेख है, प्रशांत भूषण जी की बिरादरी है, मैंने वो एडवोकेट हैं, मशहूर एडवोकेट हैं चेन्नई के, शायद मैं उनको जानता नहीं हूँ। उनका नाम है अरविंद पी दातार। और अरविंद पी दातार ने अपने लेख में सरदार पटेल के 12 अक्टूबर 1949 के संविधान सभा के लंबे बयान का कुछ हिस्सा दिया है और कहा है, तो उस बयान को पढ़ने के बाद मैंने जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिबेट देखना शुरू किया तो मैंने उसमें पाया कि सरदार की सेहत अच्छी नहीं थी। सरदार ने राजेंद्र बाबू से परमिशन लेकर ये कहा कि मैंने एक भाषण तैयार किया है और मैं चाहता हूं कि के.एम. मुंशी उसको पढ़कर सुना दें।
दुबे जी ने के मुंशी का जिक्र भी किया, के मुंशी के बारे में बताया भी। और मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, जब के मुंशी का जिक्र आया तो, कि के मुंशी ही वह व्यक्ति हैं जिन्होंने 21 दिसंबर 1946 को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में एक प्रस्ताव रखा कि रियासतों के विलय के लिए या रियासतों की नेगोशिएटिंग कमेटी से बातचीत के लिए एक कमेटी बनाई जाए। और वो कमेटी बनी जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद आदि आदि, पट्टाभी सीतारमैया, इस तरह से 6 लोगों की कमेटी वो बनी। मैं उसमें नहीं जाता, लेकिन ये जो अरविंद पी दातार ने जो लेख लिखा, उस लेख में उन्होंने बताया कि प्रिवी पर्स जब तय हुआ था तो हैदराबाद निज़ाम को 43 लाख रुपए, जो सबसे बड़ी रकम थी, और सबसे कम रकम छोटी रियासतों के 50,000 एनुअल। और इस तरह से सरदार पटेल का अगर आप भाषण पढ़ें तो कुल आंकड़ा बनता है 4 करोड़ का, और वो धीरे धीरे कम होता है। लेकिन 1967 के चुनाव में स्वतंत्र पार्टी में जब राजा महाराजा आ गए तो इंदिरा गांधी के कान खड़े हो गए। कांग्रेस पार्टी ने रेजोल्यूशन किया कि प्रिवी पर्स समाप्त किया जाना चाहिए। और फिर उसके बाद, इसके बारे में प्रशांत भूषण जी हो सकता है मुझसे ज़्यादा बताएं, वो संविधान का संशोधन गिर गया राज्यसभा में। तो इंदिरा गांधी ने बीबी गिरी को हुक्म दिया एक तरह से कि आप राजाओं को डी रिकॉग्नाइज करिए, और उन्होंने डी रिकॉग्नाइज किया। लेकिन नानी पालकीवाला ने सुप्रीम कोर्ट में उनके पक्ष में बहस की, और अंत में सुप्रीम कोर्ट ने नानी पालकीवाला के तर्क को माना। तो आप जानते हैं कि 1971 में चुनाव जीतने के बाद फिर संविधान का संशोधन हुआ, और इस तरह से प्रिवी पर्स समाप्त किया गया। प्रिवी पर्स संविधान सभा का निर्णय था। सरदार पटेल की अपील पर संविधान सभा ने उसे स्वीकार किया था, और राजनीति ने, सत्ता की राजनीति ने प्रिवी पर्स को समाप्त किया। प्रिवी पर्स पर जितना खर्च हो रहा था उससे ज़्यादा सांसदों पर, विधायकों पर खर्च हो रहा है, ये सब जानते हैं। मैं प्रिवी पर्स का समर्थन नहीं कर रहा हूँ, मैं ये बताना चाहता हूँ कि संविधान के साथ खिलवाड़ की ये एक बहुत महत्वपूर्ण घटना है। और इंदिरा गांधी ने जब प्रिवी पर्स का 1971 में संविधान संशोधन लाया गया तो जो भाषण दिया वो कहा कि समतामूलक समाज बनाने के लिए ये प्रिवी पर्स बड़ी अड़चन है, इसलिए इसको समाप्त किया जाना चाहिए। क्या उससे समतामूलक समाज बना? क्या वो कदम संविधान सम्मत था? इसका उत्तर 1 जुलाई 2022 के फ्रंट लाइन में असीम अली ने दिया है। अभी ये वो फ्रंट लाइन का जो पिछला अंक है उसमें ये असीम अली का लेख है, और असीम अली ये बताते हैं कि संविधान के साथ 2 तरह की प्रवृत्तियां काम करती रही हैं, एक पावर पॉलिटिक्स की और एक आइडियोलॉजी की। असीम अली का कहना है कि आज की जो सत्ता है वो आइडियोलॉजी की राजनीति कर रही है, और इंदिरा गांधी की सत्ता संविधान के साथ पावर पॉलिटिक्स की राजनीति कर रही थी। मैं असीम अली की दूसरी बात से सहमत नहीं हूँ, लेकिन
संविधान के साथ पावर पॉलिटिक्स की राजनीति, यानी हमारे दल के लिए, हमारी पार्टी के लिए क्या होना चाहिए, ये संविधान के साथ खिलवाड़ का जो सिलसिला है वो लंबा है। और हमेशा संविधान सत्ता की राजनीति के निशाने पर रहा है और संविधान सत्ता तंत्र का उपकरण बनने के लिए विवश रहा है। संविधान सम्मत होने के लिए जरूरी है कि न बाएं चलें न दाएं, बीच में ठहर जाएं। जहां संविधान है, संविधान के तराजू का कांटा सम होना चाहिए। वह संविधान कहाँ है? तो मैं कहूँगा कि वह संविधान प्रियम्बुल में है, वह संविधान मौलिक अधिकारों में है, वह संविधान नीति निर्देशक में है। और दरअसल यही है वह संविधान जो भारत के संविधान निर्माताओं ने बनाया। उसकी जितने अनुच्छेद हैं उसमें अब लोगों ने रिसर्च करके बता दिया है कि 3 साल में जो संविधान सभा ने काम किया वो कुल 155 अनुच्छेद हैं जो संविधान सभा ने 3 साल में बनाए। बाकी सारे अनुच्छेद शब्दशः गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से ले लिए गए हैं। मैं इसके आगे अभी कुछ नहीं कहूँगा। मैं जानता हूँ कि आशुतोष भारद्वाज जो है वो अभी संविधान सम्मत पर खुद ही भाषण देंगे। पंडित ने, मैं ये कहूँगा जरूर कि पंडित जवाहरलाल नेहरू को संविधान बनवाने का श्रेय है। और मैं कुछ और बातें भी आपको बताना चाहता हूँ। 2 अक्टूबर 1933, आप याद रखिए यह तारीख, 2 अक्टूबर 1933 नीरा चंडोक जी ने संविधान के इतिहास पर छोटा ही लेकिन बहुत सटीक टिप्पणी की है, एक तरह से जानकारी दी है। उस जानकारी में मैं ये जोड़ना चाहता हूँ कि 1895 हो या 1892 हो, 1892 से लेकर के और 1933 तक जब जब संविधान की बात हुई है तो संविधान की तो बात हुई है, लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू वे पहले व्यक्ति हैं, वे पहले राजनेता हैं, वे पहले स्वतंत्रता सेनानी हैं जिस व्यक्ति ने महात्मा गांधी से निराश होने के बाद, पूना से लौटने के बाद, देहरादून की जेल से निकलने के बाद जब वो महात्मा गांधी से मिलने गए और महात्मा गांधी ने आंदोलन वापस ले लिया था, तो जवाहरलाल नेहरू ने एक लेख लिखा और वो लेख लंदन के डेली हेराल्ड में छपा। लंबा लेख है, उस लेख का हिंदी में अनुवाद है, मैं करता हूं, भारत का शोषण। और उसी लेख में पहली बार भारत के किसी नेता ने संविधान सभा की बात उठाई। तो तब से लेकर और 1950 तक एक जो सिलसिला चला है उसका नेतृत्व हमको मान लेना चाहिए, इस पर विवाद बहुत नहीं होना चाहिए, कि जवाहरलाल नेहरू ने किया। और जो दूसरी नई बात मैं आपको बताना चाहता हूं, जो ग्रेनविल ऑस्टिन ने महात्मा गांधी के साथ अन्याय किया है। ग्रेनविल ऑस्टिन ने हमारे संविधान के बारे में जो 2 किताबें लिखी हैं उसमें ये धारणा बना दी है कि महात्मा गांधी को संविधान सभा से दूर रखा गया। पहली बात तो यह है कि ग्रेनविल ऑस्टिन को शायद समझ नहीं थी कि महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू के रिश्ते कैसे थे। कोई ऐसा क्रिटिकल मोमेंट नहीं है
जिसमें जवाहरलाल नेहरू गांधी के पास दौड़ कर नहीं जाते हों, यहाँ तक कि संविधान सभा जब भंग होने का खतरा पैदा हो गया था, गांधी जी नोआखाली में थे, श्रीरामपुर में थे, जवाहरलाल नेहरू दौड़कर वहाँ जाते हैं और गांधी जी के किए हुए प्रस्ताव पर लंदन में जब वो प्रस्ताव छपा तो जनमत बदला। यानी मैं ये कहना चाहता हूँ कि जवाहरलाल नेहरू को संविधान बनवाने का श्रेय है, लेकिन मैं यह भी कहना चाहता हूँ कि संविधान का जो पहला संशोधन है, जिससे राजद्रोह की वापसी हुई, जिससे जो लोग गिरफ्तार किए जा रहे हैं आज या पहले भी जो गिरफ्तार किए जाते रहे हैं राजद्रोह में, उसको वापस लाने का जो कलंक है वो भी जवाहरलाल नेहरू के माथे पर है। संविधान का पहला संशोधन भारत के नागरिकों को जो संविधान ने अधिकार दिया था वो छीनता है। मैं अपनी बात समेटना चाहता हूं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को संविधान सम्मत होने का श्रेय आपको देना चाहिए। और क्यों देना चाहिए? मैं कहूंगा कि ये पहला प्रधानमंत्री है। दुबे जी ने सही कहा, मैं उससे आगे बढ़ता हूं। संविधान को मानने का, संविधान को सम्मान देने का, संविधान के बारे में चेतना पैदा करने का क्या इससे पहले किसी प्रधानमंत्री ने कोशिश की है? मैं ये कहूंगा कि आप नरेंद्र मोदी से पहले के प्रधानमंत्रियों को देखिए जरा। किसी प्रधानमंत्री ने संविधान के बारे में नागरिकों को कोई जानना चाहिए, किसी प्लेटफॉर्म पर कभी कुछ कहा हो? मुझे नहीं लगता। हाँ, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में अधिकृत या अनधिकृत तौर पर भ्रम जरूर फैलाए गए। मैं समाप्त कर रहा हूं। तो मैं संविधान को केंद्र में रखकर संविधान दिवस की शुरुआत का श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को है। और संविधान दिवस की शुरुआत से जो वातावरण बना है, मैं कहूँगा कि संजय सहाय जी ने ये जो गोष्ठी रखी है उस वातावरण की भी देन है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के सामाजिक लोकतंत्र को स्थापित करने की जो बाधाएं हैं उसको दूर करने का जो प्रयास संभव है वो आज के प्रधानमंत्री कर रहे हैं। समाज में बंधुत्व का भाव जगाने का हर संभव प्रयास प्रधानमंत्री कर रहे हैं। संविधान सम्मत होने का एक और अर्थ है, उस दिशा में प्रयास होना चाहिए था, वह दिख नहीं रहा है। जेपी और गांधी जैसा स्वराज चाहते थे, उसके लिए औपनिवेशिक राज्य व्यवस्था को बदलना होगा, जिसकी ओर सिर्फ एक सार्थक कदम 73वें संविधान संशोधन से उठा और उसका श्रेय पीवी नरसिंह राव को है। यह हम ध्यान में रखें कि आज संविधान वह नहीं है जो 1950 में बना था। उपेंद्र बख्शी ने 2010 में एक सेमिनार में, उनका लंबा भाषण है, उसको अगर आप पढ़ेंगे तो वो बताते हैं कि 10 बार, यानी 2010 तक 10 बार संविधान का पुनर्लेखन हो चुका है।
तो आप किस संविधान की बात कर रहे हैं जो आज संविधान है? संविधान से शासन, सामाजिक विकास, न्याय और नागरिकों के अधिकारों की रक्षा की अपेक्षा की जाती है, लेकिन आज समय जो बदल रहा है उसके साथ संविधान चल सके, इसलिए निरंतर ऐसी बहस होती रहनी चाहिए। गैर मुद्दों को मुद्दा बनाने की बजाय वास्तविक मुद्दे पर बहस हो, और इस दृष्टि से मेरी समझ से आज 4 मुद्दे हैं। संघीय स्वरूप कैसा हो, राज्य व्यवस्था की पुनर्रचना कैसे होनी चाहिए, नागरिक अधिकार और कर्तव्य का संतुलन कैसे हो, और समानुपात संविधान कैसे बने। इन 4 मुद्दों को मैं आपके सामने रखकर अपनी बात पूरी करता हूं। आपने सुना, मैं धन्यवाद देता हूं। बहुत आदर के साथ मैं एक छोटा सा क्लैरिफिकेशन देना चाहता हूं कि हम लोग वाकई नहीं जानते हैं कि नरेंद्र मोदी जी संविधान के लिए क्या कर रहे हैं, और हमारा ये कार्यक्रम कहीं से भी उनसे प्रेरित नहीं है। धन्यवाद। प्रशांत भूषण जी। मैं हंस का बहुत आभारी हूं कि उन्होंने मुझे इस महत्वपूर्ण गोष्ठी में बुलाया। देखिए, संविधान जो हमारा है और जो किसी भी सभ्य देश का होता है, वो उसका मूल मकसद जो है लोकतंत्र को चलाने का है, और लोकतंत्र को चलाने के लिए कुछ मौलिक अधिकार ज़रूरी हैं, जैसे कि समानता, बराबरी, हर एक नागरिक का उतना ही बराबर हक होगा। दूसरा, जो आर्टिकल 19 राइट्स कहते हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच वगैरह, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, फ्रीडम ऑफ प्रोटेस्ट, ये जो सिविक राइट्स होते हैं। और आर्टिकल 21 जो राइट टू लाइफ और लिबर्टी, जिसको कि सुप्रीम कोर्ट ने परिभाषित किया है राइट टू लिव विद डिग्निटी, मतलब हर एक नागरिक का अधिकार है कि वो एक डिग्निफाइड जिंदगी जी सके। और लोकतंत्र कायम रखने के लिए संविधान ने कुछ ऐसे तंत्र बनाए, जैसे कि न्यायपालिका, इलेक्शन कमीशन और तरह तरह के, जिससे कि संविधान जिससे कि लोकतंत्र कायम रखा जा सके, मौलिक अधिकारों की रक्षा हो सके, विधायिका और कार्यपालिका को अपने अपने दायरे में रखा जा सके। तो उसके लिए न्यायपालिका सबसे अहम इंस्टीट्यूशन बनाया गया, कि जिसका एक काम तो था न्याय करना, 2 गुटों के बीच में, 2 लोगों के बीच में, 2 राज्यों के बीच में, लेकिन दूसरा बड़ा काम था कि हमारे मौलिक अधिकारों की रक्षा करना और हमारे संविधान की रक्षा करना, कानून के राज की रक्षा करना, क्योंकि लोकतंत्र में ये निहित है कि कानून का राज होगा। अब आज क्या हालात है? अगर आज हम देखें कि आज हमारे देश में लोकतंत्र का क्या हाल है, हमारे देश में मौलिक अधिकारों का क्या हाल है, हमारे देश में उन संस्थाओं का क्या हाल है जो कि लोकतंत्र की रक्षा करने के लिए बनाए गए थे। तो पहले तो हम ये देखते हैं कि जो पहला मौलिक अधिकार बराबरी का, कि आज हर तरह से जो आज सत्ता है वो ये कोशिश कर रही है कि जो माइनॉरिटीज़ हैं, खासकर मुसलमान, उनको दुय्यम दर्जे का सिटीज़न बना दिया जाए। हर तरह से उनके ऊपर प्रहार हो रहा है कि उनके मौलिक अधिकारों का हनन कर लिया जाए, चाहे कानूनी तरीके से, जैसे कि वो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा, चाहे वो सड़कों पर कि किसी को भी पीट दो, चाहे पुलिस के द्वारा, कि अगर कोई मुसलमान प्रोटेस्ट करे तो उसका घर तोड़ दो।
मतलब हर तरह से ये कोशिश करी जा रही है। और दुर्भाग्य की बात यह है कि ये सारी पुलिस एजेंसीज उन सरकार के, इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस रिफॉर्म्स का बहुत अहम जजमेंट दिया, जिसमें कि पुलिस को पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव से फ्री करने के लिए उन्होंने बहुत सारे डायरेक्शंस दिए, लेकिन वो सारे डायरेक्शंस नज़रअंदाज करके, उसका एक उदाहरण ये है कि आज दिल्ली के पुलिस कमिश्नर को पहले राकेश अस्थाना को बना दिया था, सारे नियम तोड़ के, सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है प्रकाश सिंह वाला पुलिस रिफॉर्म्स का, उसको तोड़ के, इंटर कैडर ट्रांसफ़र के रूल्स तोड़ के, रिटायरमेंट के रूल्स तोड़ के, उसी तरह से आज एक और अफसर को, तमिलनाडु के अफसर को, जैसे दिल्ली में कोई पुलिस अफसर है ही नहीं पुलिस कमिश्नर बनने लायक, मतलब पूरा यूनियन टेरिटरी कैडर में कोई अफसर नहीं है, पहले आप गुजरात से ले आते हैं, अब तमिलनाडु से किसी अफसर को ले आए, तो पुलिस रिफॉर्म्स की पूरी धज्जियां उड़ाकर पुलिस को बिल्कुल अपने गिरफ्त में कर सिर्फ पुलिस को ही नहीं, सारे इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज को, जिनका कि इस्तेमाल किया जा रहा है, खासकर इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट और ये NIA वगैरह का, जो कि बिल्कुल एग्जीक्यूटिव एजेंसीज हैं, सरकार के अधीन हैं, उनका इस्तेमाल किया जा रहा है कि किस तरह से जो पॉलिटिकल ओपोनेंट्स हैं सरकार के, जो डिसेंटर्स हैं, जो सरकार के ऊपर सवाल पूछते हैं, कैसे उनका इस्तेमाल करके उनको परेशान किया जाए, और जो सरकार में हो या जो भाजपा में हो उनके खिलाफ कुछ ना हो। अगर कोई दूसरी पार्टी का, विपक्ष का नेता जिसके खिलाफ ईडी का केस चल भी गया, जैसे ही वो भाजपा में आ जाता है उसको छोड़ दिया जाता है, ये चल रहा है। आर्टिकल 21 लाइफ एंड लिबर्टी के राइट्स दिए गए, लेकिन आज हम ये देख रहे हैं कि अगर आप सरकार के खिलाफ कुछ बोल दें, अगर आप पोस्टर लगा दें मोदी जी के खिलाफ, जैसे यूपी में 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया कि उन्होंने बोला कि महंगाई आज सरकार की वजह से है, मोदी जी की वजह से है और योगी जी की वजह से है, उस पोस्टर लगाने पर उन लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। यानी कि बिल्कुल फ्री सीजन है कि कोई माइनॉरिटी हो, कोई डिसेंटर हो, उसके खिलाफ जो चाहे कर दो। और अनफॉर्चुनेटली न्यायपालिका, सुप्रीम कोर्ट, जिसका दायित्व बनाया गया है संविधान में कि भाई आप मौलिक अधिकारों की रक्षा करेंगे, आप इस तरह के जो स्टेट के एक्शंस हैं उनको रोकेंगे, उनके खिलाफ कुछ करेंगे, वो करने के बजाय आज हम कई केसेस में देख रहे हैं बिल्कुल उल्टा काम हो रहा है। जैसे कि प्रताप भानु मेहता ने अभी लेख लिखा, काफकाज लॉ, मतलब सुप्रीम कोर्ट हैज बिकम एन एग्जीक्यूटिव कोर्ट, ये उनके शब्द हैं कि एग्जीक्यूटिव यानी कि गवर्नमेंट से भी ज़्यादा लॉयल उनके प्रति सुप्रीम कोर्ट हो गया, जबकि सुप्रीम कोर्ट को तो बिल्कुल इंडिपेंडेंट होने की ज़रूरत थी सरकार से, तभी वो सरकार को अपने दायरे में रख सकता है, तभी विधायिका को अपने दायरे में रख सकता है, तभी मौलिक अधिकारों की रक्षा कर सकता है। लेकिन आज हम ये देख रहे हैं कि जैसे अभी ये PMLA वाला जजमेंट आया एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के बारे में, उसमें बर्डन ऑफ प्रूफ रिवर्स कर दिया गया है। यू विल बी assumed to be guilty unless you prove yourself innocent. You will remain in jail until you prove yourself innocent. मतलब कि एक बिल्कुल आर्टिकल 21 सिविलाइज्ड किसी भी सिविलाइज्ड सोसाइटी का बेसिक प्रिंसिपल होता है कि you will be presumed to be innocent until you are proved to be guilty in a court of law. उसको बिल्कुल रिवर्स कर दिया और सुप्रीम कोर्ट ने उसको एक्सेप्ट कर लिया, जहां पर कानून में भी लिखा था और एंड उसको उन्होंने पढ़ दिया। और मतलब सुप्रीम कोर्ट जिसको, और ये क्यों हुआ है, किन वजह से आज सुप्रीम कोर्ट जो है बिल्कुल सरकार के गिरफ्त में आ गया है या सरकार के ही कहने पर चल रहा है करीब करीब। मैं ये नहीं कहता, उसके अपवाद जरूर होते हैं, जैसे उन्होंने अभी मोहम्मद जुबैर पर एक अच्छा फैसला दिया, लखीमपुर खेरी में भी एक अच्छा स्वतंत्र फैसला दिया,
पेगासस वाले केस में भी एक अच्छा फैसला दिया, लेकिन ये सब अपवाद हैं। अगर आप मेन देखें कि आज क्या हो रहा है, चाहे आप जाकिया जाफरी वाला केस ले लें, चाहे छत्तीसगढ़ के किलिंग्स वाला केस ले लें, चाहे हरेन पांड्या का केस ले लें, चाहे बिरला सहारा का केस ले लें, चाहे रफाइल का केस ले लें, चाहे अयोध्या का केस ले लें, चाहे ये यूएपीए वाला वटाली का केस ले लें, चाहे पीएमएलए वाला जजमेंट ले लें, सब में हम देख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट हैज एमर्ज्ड एज द greatest threat to human rights in the country, as big a threat to human rights in the country as the executive. और एक नए तरह की जूरिस्प्रूडेंस का निर्माण किया गया है जिसको कहते हैं सील्ड कवर जूरिस्प्रूडेंस। वो रफेल में भी इस्तेमाल किया गया, कई केसों में उसको इस्तेमाल किया कि एक सरकार जो है सील्ड, बिरला सहारा में भी उसका इस्तेमाल किया गया, लोया वाले केस में भी उसका इस्तेमाल किया गया, जज लोया वाले केस में, कि सरकार बंद लिफाफे में बगैर किसी एफिडेविट के कोर्ट को कुछ दे दे और वो बंद लिफाफे में जो दिया गया है वो दूसरी पार्टी को ना दिखाया जाए और उसके आधार पर सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला दे दे, जो कि बिल्कुल बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस, बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ जूरिस्प्रूडेंस के खिलाफ है। उसके आधार पर फैसले दिए जा रहे हैं, अहम फैसले दिए जा रहे हैं। तो ये क्यों हुआ, ये कोलैप्स जुडिशरी का क्यों हुआ? देखिए, इसके कई कारण हैं। कुछ कारण तो पहले से भी थे कि जजों को पोस्ट रिटायरमेंट जॉब से लुभाकर प्री रिटायरमेंट जजमेंट्स अपने फेवर में सरकार करवाती रहती थी, पहले भी करवाती थी। और इसके बारे में अरुण जेटली ने बहुत बढ़िया भाषण 2013 में पार्लियामेंट में दिया था, जिसमें उन्होंने साफ साफ बोला था कि भाई ये बड़ा भारी थ्रेट हो गया है इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के लिए और देयरफॉर रूल ऑफ लॉ एंड फंडामेंटल राइट्स के लिए, कि पोस्ट रिटायरमेंट जॉब से आप लुभाकर आप जजों को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं प्री रिटायरमेंट जजमेंट सरकार के हक में देने के लिए। आज हम देख रहे हैं धड़ल्ले से ये हो रहा है, धड़ल्ले से। गोगोई साहब ने अयोध्या का फैसला दिया, रफेल का फैसला दिया रिटायरमेंट से जस्ट पहले, और रिटायरमेंट के जस्ट बाद उनको राज्यसभा मेंबर बना दिया गया। ये दूसरे अरुण मिश्रा ने कई फैसले दिए सरकार के हक में रिटायरमेंट के इर्द गिर्द, उनको नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन का चेयरमैन बना दिया गया। अभी एक खानविलकर साहब ने 4-5 अहम फैसले दिए, अभी कल रिटायर हुए हैं। अब देखिए, उनको लोकपाल बनाया जाता है कि लॉ कमीशन का चेयरमैन बनाया जाता है, दोनों पोस्ट खाली पड़ी हैं उनके लिए। तो एक तो ये तरीका जो कि पहले से भी था, दूसरा एक तरीका जो नया तरीका अख्तियार किया गया, ये बहुत ही खतरनाक तरीका है कि आप सरकारी इन्वेस्टिगेटिव और इंटेलिजेंस एजेंसीज का इस्तेमाल करके आप किसी भी जज के खिलाफ कोई उसकी कमजोरी पकड़ लें, और अगर वो चीफ जस्टिस है, आपने मेडिकल कॉलेज स्कैम में सीबीआई इन्वेस्टिगेशन उनके खिलाफ करवाया, और उनकी कमजोरी, उनके कॉन्वर्सेशंस या दूसरे जज के कॉन्वर्सेशंस उनके बारे में पकड़ लिए कि हमने कैप्टन को 5 गमले दे दिए। एक रिटायर्ड चीफ जस्टिस उड़ीसा का कह रहा है बकायदा फोन पर, वो रिकॉर्डिंग सीबीआई के पास है, कि हमारी बात हो गई है, केस लगा है चीफ जस्टिस के कोर्ट में, वो जो उस समय नंबर 2 थे, उसके बाद चीफ जस्टिस बने, और वो पूरी रिकॉर्डिंग सरकार के पास है। अब हम लोग तो कोर्ट गए ये कह के कि भाई ये बड़ा खतरनाक है कि एक सरकारी एजेंसी चीफ जस्टिस का इन्वेस्टिगेशन करे, ये इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के लिए बहुत खतरनाक चीज है। तो आप ये इन्वेस्टिगेशन एक एसआईटी को ट्रांसफर करिए जो सुप्रीम कोर्ट के अंडर हो, उस एसआईटी को ट्रांसफर करिए। सुप्रीम कोर्ट ने, जस्टिस अरुण मिश्रा और जस्टिस खानविलकर, ये दोनों थे उस जजमेंट में,
डिसमिस ही नहीं किया, 25 लाख का कॉस्ट हमारे ऊपर लगा दिया कि आप ऐसी दलील लेकर कैसे आ गए। जैसे कि अभी हिमांशु कुमार के ऊपर 5 लाख का कॉस्ट लगा दिया कि आप ये एनकाउंटर किलिंग्स की जांच करवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट कैसे आ गए। तो अगर, और ये हम देख रहे हैं गोगोई साहब का सेक्सुअल हैरेसमेंट का केस आया और उसके बाद तुरंत वो पूरा सारी इंफॉर्मेशन सरकार के पास थी। उस पूरी इंफॉर्मेशन, क्योंकि वो सेक्सुअल हैरेसमेंट का कंप्लेनेंट जो थी वो एक सुप्रीम कोर्ट की एम्प्लॉय थी और उसका हस्बैंड एक पुलिस ऑफिसर था। तो अगर आप किसी जज की कोई नब्ज पकड़ लें और वो अगर जज चीफ जस्टिस है तो आधा सुप्रीम कोर्ट आपके हाथ में, आधी जुडिशरी आपके हाथ में आ गई। क्योंकि चीफ जस्टिस का एक दो बहुत अहम रोल होते हैं। एक ये कि वो ये तय करता है कि कौन सा केस किस जज के सामने लगेगा। जैसे दीपक मिश्रा ने तय किया कि लोया वाला केस अरुण मिश्रा के यहां लगेगा, जो कि नंबर 12 जज थे। उसी पर जो नेक्स्ट 4 जजेस थे सुप्रीम कोर्ट के, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, उन्होंने जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और उन्होंने बोला कि ये दुरुपयोग जो है चीफ जस्टिस की पावर ऑफ मास्टर ऑफ रोस्टर का, ये बहुत खतरनाक है लोकतंत्र के लिए और इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के लिए भी बहुत खतरनाक है। तो क्योंकि हर एक जने को पता होता है कि किस जज की क्या, कौन जज इंडिपेंडेंट है, कौन नहीं है, कौन जज सरकार से सहमत है, कौन नहीं है, कौन जज ईमानदार है, कौन जज बेईमान है, किसकी नब्ज पकड़ी जा सकती है, किसकी नब्ज नहीं पकड़ी जा सकती। तो इसलिए ये एक बहुत खतरनाक पावर है जो सिर्फ एक आदमी के हाथ में होती है, चीफ जस्टिस के। और अगर आपने चीफ जस्टिस की नब्ज पकड़ ली तो फिर जुडिशरी आपके हाथ में आ गई, करीब करीब पूरी जुडिशरी। दूसरी अहम पावर चीफ जस्टिस की यह होती है कि ही इज द प्राइम मूवर इन द अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस। अब तो अपॉइंटमेंट तो कोलिजियम रेकमेंड करता है, लेकिन कोलिजियम के रिकमेंडेशन के बाद भी चीफ जस्टिस उसको नकार सकता है, लीगली नहीं बट प्रैक्टिकली। और यही हुआ कि एक मीटिंग हुई दिसंबर 2018 में कोलिजियम की, जिसमें तय किया गया कि 2 चीफ जस्टिस, एक प्रदीप नंद्रजोग और एक जस्टिस मेनन जो दिल्ली और राजस्थान के चीफ जस्टिस थे, उनको सुप्रीम कोर्ट लाया जाएगा। लेकिन चीफ जस्टिस गोगोई ने वो रिकमेंडेशन रोक ली, सरकार को नहीं भेजी और उसके बाद जब कोलिजियम बदल गया तो वो रिकमेंडेशन बदल दी गई। तो चीफ जस्टिस के पास क्योंकि ये बहुत अहम पावर होती है, तो इसलिए अगर चीफ जस्टिस को आपने उसकी नब्ज पकड़ ली तब आप आधी जुडिशरी आपके हाथ में आ गई। तीसरा तरीका ये होता है अपॉइंटमेंट्स का। अब अपॉइंटमेंट्स तो अब कोलिजियम के हाथ में है। सुप्रीम कोर्ट के जो 3 या 5 सीनियर जजेस होते हैं वो सरकार को रेकमेंड करते हैं। सरकार उसको एक बार वापस भेज सकती है, लेकिन उसके बाद अगर कोलिजियम यूनानिमसली रिइटरेट करे तो उनको अपॉइंटमेंट करना होता है। लेकिन इस सरकार ने एक तरीका अख्तियार किया है कि रिकमेंडेशंस कोलिजियम के भेजे जाते हैं और सालों साल सरकार के पास पड़े रहते हैं, वो ना तो वापस भेजती है ना उसको एक्सेप्ट करती है। और अगर वापस भी भेजती है और उसके बाद यूनानिमसली कोलिजियम रिइटरेट करता है, बहुत बार हुआ ऐसा, तब भी नोटिफिकेशन नहीं इशू किया जाता अपॉइंटमेंट का। तो जो जज सरकार को कन्वीनियंट नहीं लगता, अब प्रदीप नंद्रजोग और मेनन से क्या प्रॉब्लम थी, क्योंकि वो इंडिपेंडेंट जजेस माने जाते थे। जब सरकार को लगता है कि भाई ऐसे जज उसमें आ गए रिकमेंडेशंस में जिनकी नब्ज उनके हाथ में है, या जो वैसे कमजोर हैं, या जो सरकार के साथ हैं आइडियोलॉजिकली उनके साथ कमिटेड हैं, उनका तो अपॉइंटमेंट फटाफट नोटिफाई हो जाता है, अगले दिन हो जाता है। और जहां उनको इनकन्वीनियंट लगता है वहां पर ये लोग रोक लेते हैं। तो एक ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। इंसिडेंटली मैं एक सूचना देना चाहता था, हम लोग 6 तारीख को, अगले सैटरडे को, एक
पीपल्स ट्राइब्यूनल होल्ड कर रहे हैं, इसी के ऊपर ऑन द जुडिशरीज असॉल्ट ऑन ह्यूमन राइट्स, जुडिशरीज असॉल्ट ऑन ह्यूमन राइट्स, इसके ऊपर एक पीपल्स ट्राइब्यूनल है कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में 6 तारीख को मोस्ट प्रॉब्ली कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में होगा 6 तारीख को। उसकी सूचना आप लोगों के पास आएगी, जिसको उसमें इंटरेस्ट हो वो लोग आ सकते हैं। तो लोकतंत्र का क्या हाल हुआ? देखिए, ये तो एक जुडिशरी का और इलेक्शन कमीशन का भी इसी तरह से इन्होंने, मतलब सेशन साहब के टाइम से इलेक्शन कमीशन बिल्कुल एक इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन माना जाता था, लेकिन पिछले 6-7 साल से हम देख रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन बिल्कुल जो सरकार चाहे, मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट सिर्फ ऑपोजिशन के खिलाफ एनफोर्स किया जाएगा। प्रधानमंत्री अगर उसका वायलेशन करे, होम मिनिस्टर वायलेशन करे, कोई अहम बीजेपी का लीडर वायलेट करे, कोई एनफोर्समेंट मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट का उनके खिलाफ नहीं होगा। इलेक्शन की जो डेट्स हैं सरकार पहले से तय कर देती है, इलेक्शन कमीशन अब नहीं तय करता, सरकार पहले से कई बार अनाउंस कर देती है, तब इलेक्शन कमीशन का अनाउंसमेंट आता है इन डेट्स का। मतलब सरकार के कहने पर सीएजी, पहली बार रफाल के ऑडिट में ऐसा हुआ कि उन्होंने प्राइसिंग डिटेल्स किसी डिफेंस सौदे के ऑडिट से हटा दिए हों, और वो सरकार को उस ऑडिट से पहले ही पता था कि इस ऑडिट में प्राइसिंग डिटेल्स उड़ा दिए जाएंगे, क्योंकि उन्होंने बंद लिफाफे में सुप्रीम कोर्ट को ये लिखकर दे दिया कि भाई ये ऑडिट रफाल का हो चुका है, जो कि झूठ था, तब तक ऑडिट नहीं हुआ था, और इसमें से प्राइसिंग डिटेल्स हटा दिए गए हैं, जो कि बाद में हटाए गए, जब ऑडिट की रिपोर्ट आई तो हटाए गए। हाँ, तो अब लोकतंत्र, देखिए लोकतंत्र का क्या हाल हो गया है, वो पूरा के पूरा पैसे का खेल बन गया। अनफॉर्चुनेटली हम लोग ने पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी तो अपने संविधान में नहीं लिखी, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी लिख दी कि भाई हम अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट करेंगे और वो लोग फिर सरकार चलाएंगे, और पार्लियामेंट में चलाएंगे, पार्लियामेंट में डिस्कशन होगा, और उसके बाद ये भी हुआ कि अच्छा ये कई कानून जो हैं पार्लियामेंट्री, अहम कानून सब पार्लियामेंट्री कमेटीज़ को रेफर करे जाते थे। अब तो ये हो गया है कि पहली बात तो पार्लियामेंट करीब करीब ख़त्म ही हो गई है, पार्लियामेंट में कोई डिस्कशन नहीं होता, 100 कानून जो हैं 2-2, 3-3 मिनट में पास कर दिए जाते हैं। 100 कानून फाइनेंस बिल के जरिए पास कर दिए जाते हैं, जिससे कि राज्यसभा में जाने की जरूरत ही ना हो। ये पीएमएलए भी फाइनेंस बिल के थ्रू पास कर दिया गया, पीएमएलए में जो अमेंडमेंट्स किए गए, जिससे राज्यसभा में ले जाने की जरूरत ही ना हो, क्योंकि वहां राज्यसभा में सरकार की मेजॉरिटी नहीं थी। पार्लियामेंट में कोई डिस्कशन नहीं, पार्लियामेंट्री कमेटी को कोई कानून नहीं रेफर किया जाता, अब करीब करीब 0 पार्लियामेंट्री कमेटी खत्म कर दी गई है, कोई कानून अब पार्लियामेंट्री कमेटी को नहीं रेफर किया जाता। जैसे सीएजी के ऑडिट सेंट्रल गवर्नमेंट के 1/4 रह गए हैं, जो 8 साल पहले जितने ऑडिट सेंट्रल गवर्नमेंट के होते थे उसके 1/4 रह गए हैं अब सीएजी के सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑडिट। और पैसे, अब देखिए अनफॉर्चुनेटली हमारा क्योंकि फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम है 2 लेवल पर, कि जब हम अपने कैंडिडेट को चुनते हैं तो जिसको सबसे ज़्यादा वोट मिलती है उसी को वही इलेक्ट हो जाता है, वही रिप्रेजेंटेटिव बन जाता है उस कंस्टिट्यूएंसी का, चाहे उसको सिर्फ 25% वोट मिली। और दूसरा, जब सरकार बनती है तो जिसके पास मेजॉरिटी है उसी के पास पूरी सत्ता चली जाती है, बाकी ऑपोजिशन का कोई अहमियत नहीं है सरकार में। इसलिए जब लोग वोट देते हैं तो वो ये सिर्फ ये नहीं देखते कि कौन सी पार्टी या कैंडिडेट उनको सबसे अच्छा लगता है, वो ये भी देखते हैं कि भाई इसके जीतने का कोई चांस है कि नहीं, ये सरकार बनाने का इनका कोई चांस है कि नहीं। और अगर उनको ये लगता है कि जीतने का है, सरकार बनाने का चांस नहीं है, तो वो उसको वोट नहीं देते। फिर वो देखते हैं कि जिन पार्टियों का जीतने का कुछ चांस है उनमें से जो कम खराब है उसको वोट दे देते हैं। अब ये कैसे एस्टिमेट करते हैं कि किसका जीतने का चांस है? ये उनकी विजिबिलिटी पर, और विजिबिलिटी जो है सारी पैसे से आती है। पैसे से आप एडवर्टाइज कर सकते हैं, होर्डिंग्स लगा सकते हैं, आप पेड वर्कर्स, आपके हैंडबिल्स, पोस्टर्स डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, और पैसे से ही आज आप बड़ी बड़ी रैलीज कर सकते हैं।
अब पैसे की अहमियत कम करने के लिए एक एक कैंडिडेट के इलेक्शन एक्सपेंस पर तो लिमिट लगा दी गई, लेकिन पॉलिटिकल पार्टी पर नहीं लगाई गई। कहा जाता है कि पिछले चुनाव में भाजपा पार्टी ने 10,000 करोड़ से ज़्यादा खर्च किए। इलेक्टोरल बॉन्ड जो 10,000 करोड़ आए हैं, उसके 70% इलेक्टोरल बॉन्ड सिर्फ भाजपा के पास आए हैं। अगर 10,000 करोड़ खर्च करेंगे तो एक कंस्टिट्यूएंसी पे 20-20 करोड़ हो गया, यानी कि जो लिमिट है 70 लाख, उससे 30 गुना पैसा सिर्फ पॉलिटिकल पार्टी एक एक कंस्टिट्यूएंसी पर खर्च कर रही है। यानी कि आपने वैसे ही इसकी धज्जियां उड़ा दी जो इलेक्शन लिमिट। दूसरी बात, आपने कैंडिडेट्स भी 10-10 करोड़ खर्च कर देते हैं और डिक्लेयर ही नहीं करते, क्योंकि सारा पैसा कैश में खर्च करते हैं। नोटबंदी आपने करी, ये कह दिया कि भाई हम कैशलेस सोसाइटी बनाना चाहते हैं। ऑर्डिनरी आदमी को तो कैशलेस नहीं बना सकते थे, लेकिन कम से कम पॉलिटिकल पार्टीज और कैंडिडेट्स को तो कानून कह सकते थे कि भाई आप सारा पैसा जो है बैंक से करिए, जो आप डोनेशन लेते हैं, जो पैसा खर्च करते हैं, लेकिन वो नहीं किया। और उल्टे 3 ऐसे कानून बना दिए। एक इलेक्टोरल बॉन्ड्स ले आया, जो कि एनोनिमस तरीका है पैसा पार्टियों को देने का। आपने कॉरपोरेट डोनेशंस पर लिमिट ही हटा दी। पहले लिमिट थी कि 7.5% आपके प्रॉफिट से ज़्यादा आप नहीं दे सकते, आपने उड़ा दी। तीसरा, आपने फॉरेन कंपनियों को भी अलाउ कर दिया कि पॉलिटिकल पार्टीज को डोनेट कर दें। FCRA एक्ट बनाया गया था पॉलिटिकल पार्टीज वगैरह को रोकने के लिए कि भाई फॉरेन डोनेशंस, फॉरेन पैसे से इन्फ्लुएंस ना हो। अब राफेल की एक सब्सिडियरी कंपनी इंडिया में कितना भी पैसा भाजपा को इलेक्टोरल बॉन्ड से दे दे, किसी को पता भी नहीं लगेगा कि राफेल सौदे में घूस दे दी गई। तो मतलब आपने पूरा खेल जो पैसे का था उसको ऐसा और ज्यादा पैसे का खेल बना दिया, और सारा पैसा एक रूलिंग पार्टी के पास आता है। तो आपने इस लोकतंत्र को करीब करीब एक नाम के लिए लोकतंत्र छोड़ दिया, बाकी सब आपने खत्म कर दिया। तो ये हालात हैं आज, और इससे लड़ने के लिए मुझे नहीं लगता कि पॉलिटिकल पार्टीज में इतनी क्षमता है कि इससे वो लड़ सकें, जूझ सकें। इसके लिए तो सिटीजन्स को ही खड़ा होना पड़ेगा, एक बहुत बड़ा सिटीजन्स मूवमेंट खड़ा करना पड़ेगा। थैंक यू। जब 2 साल के बाद ये हमने निर्णय लिया कि ये कार्यक्रम हम करेंगे, तो मेरे मन में काफ़ी प्रश्न थे कि लोग आएंगे नहीं आएंगे, 2 साल बाद कर रहे हैं, शंकाएं थी। पर इतने सारे लोग फिर से आए, ये देख के मुझे बहुत प्रसन्नता हुई। और इसका श्रेय मैं पूरी तरह हंस को नहीं, इसका श्रेय मैं अपने पैनल को दे रही हूँ कि ऐसे प्रबुद्ध लोग हमारे साथ जुड़े। तो आप लोगों को तो सुनने आना ही था, सब लोग इतने लोग आए, आप सबका धन्यवाद। और सबसे ज़्यादा मैं आप सबका धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आप लोग ने अपना, इतने आप लोग व्यस्त लोग हैं, पर आप लोग आए इतना समय निकाल के। हंस की ओर से एक छोटा सा हमारी ओर से हम अभी कर लीजिए, खत्म होने के बाद हो जाने दीजिए। बैठिए, आप ही आशुतोष जी का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने हमारी बात मानी और इसका संचालन किया। और हंस की पूरी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने हमको सबने मिल के काम किया और इस आयोजन को इतनी ऊर्जा से, इस आयोजन ने हम सबको फिर से एक बार ऊर्जा से भर दिया है। और अगले साल फिर मिलेंगे।